गुड आफ्टरनून एवरीवन। सबसे पहले तो मैं आप सभी का आभार व्यक्त करूंगा कि आप लगातार 2011 से इस संस्थान को इतना प्यार दे रहे हैं। लगातार हमारा जो यूट्यूब का परिवार है वो 2 लाख का आंकड़ा छूने वाला है। इसके अलावा ऑनलाइन और ऑफलाइन लगातार बच्चे पढ़ रहे हैं, अपना बेहतरीन रिजल्ट दे रहे हैं। और कई बच्चे ऐसे हैं जो इस संस्थान को बहुत ज़्यादा चाहते हैं, यहाँ से पढ़ना चाहते हैं, लेकिन किसी न किसी कारण से वो बच्चे कोई कोर्स परचेज नहीं कर पाए, ना ऑफलाइन ज्वाइन कर पाए। पिछले 7 से 8 दिन से लगातार बच्चों की रिक्वेस्ट आ रही है कि सर आप अपनी फैकल्टी से हमें मिलवाइए और इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है उनकी हमें जानकारी दें कि हम उनको कैसे कवर करें और कौन कौन से अभी एग्ज़ाम के टाइम हमें पढ़ना चाहिए और किस सब्जेक्ट के अंदर किसका कितना वेटेज है, ताकि हम कम समय में ज़्यादा अच्छा कर सकें। आप सभी की रिक्वेस्ट पे, जैसा कि हम हर साल करते हैं, लेकिन इस बार बच्चों की ज़्यादा रिक्वेस्ट रही है, इसलिए हम सबसे पहले बच्चों की डिमांड थी केमिस्ट्री सब्जेक्ट को लेके, तो हम आपको सभी सब्जेक्ट की जो फैकल्टीज़ हैं उनसे मिलवाएंगे। आज हम आपको रॉयल इंस्टीट्यूट की जो केमिस्ट्री की फैकल्टी है उनसे मिलवाएंगे, ताकि आपको ये बता सकें, क्योंकि इसी में कहीं ना कहीं आपको लगता है कि शायद मैं इसमें बेटर नहीं कर पा रहा, और स्पेशली वो बच्चे जो क्रैश कोर्स के हैं और जहाँ कहीं पर भी पढ़े हैं उनको ये लग रहा है कि शायद केमिस्ट्री मेरी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं हुई है, या कोई ऐसा भी हो सकता है जिसने तैयारी भी नहीं की हो। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि शुरू से लेकर अंत तक आप इस सेशन के साथ जुड़े रहोगे, और हमारी फैकल्टी टीम जो आपको गाइड करती है उसको अगर आप कंटिन्यू फॉलो करते हो आने वाले 7 दिन तक, क्योंकि आज मैं 7 दिन का नाम इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि मैं बात करूँगा केवल और केवल जेईटी की। आज हमारी पूरी टीम जो है जेईटी के ऊपर बात करने वाले हैं। जेईटी का जैसे एग्ज़ाम होगा आपका, उसके बाद में अपन सीयूटी की बात करेंगे। मैं धन्यवाद दूंगा सभी बच्चों का जिन्होंने लास्ट ईयर ये हमारे सेशन देख के अपनी जो है रैंक बेहतरीन लेके आए, और आज भी मेरे पास विशेष तौर पे फ़ोन आया जो बच्चा क्रैश कोर्स में सेलेक्ट होके आपका नवसारी गया कि सर वो सेशन मेरे बहुत काम कर रहा। तो मैं चाहता हूँ अगली बार इस तरीके से जो बच्चे फीडबैक देते हैं, लास्ट में जो टीचर्स कहते हैं उनकी पालना करते हैं और कहीं ना कहीं रैंक इम्प्रूव करते हैं, तो ऐसा ही मैं जेईटी के अंदर, हमारी पूरी टीम जेईटी के अंदर देखना चाहते हैं कि आप कितनी रैंक, कितने एक्स्ट्रा क्वेश्चन हमारे इस सेशन से करके आते हो। हाँ, इससे पहले आपकी डिमांड आई थी कि सर वो रॉयल की रामबाण क्लासेज है वो कब से लगेगी। उसमें से लास्ट ईयर बहुत सारे क्वेश्चन बैठे थे और कहीं ना कहीं हर चैप्टर का हमें ओवरव्यू मिल गया था कि हम क्या करें और कैसे करें। आपके 2 दिन पहले से हमने ये आपकी रामबाण क्लासेज चालू कर दी 2.0। आज हम रोजाना आपको पर्टिकुलर सब्जेक्ट वाइज मिला देंगे। इसके अलावा सबसे बड़ा है कि सर हम रॉयल के स्टाफ से क्यों मिले, तो कहीं तो जानते हैं। आज मैं एक बार पहले इस पूरे सेशन से पहले ज़रूर बताना चाहूँगा, ये रॉयल की वो फैकल्टीज हैं जिन्होंने 2022 के अंदर पूरे राजस्थान में नहीं बल्कि पूरे भारत के अंदर आईसीआर के अंदर सोनिका जाट, जिसकी ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक रही एबीसी वर्ग में, 400 से ऊपर बच्चे कृषि में जो सपना देखते बच्चे देश की टॉप यूनिवर्सिटीज में जाने का, उनके सपने साकार इन रॉयल के द्रोणाचार्य से ही संभव हो पाए हैं। आपको वही गाइड करेंगे। जेईटी के अंदर किशन बाकर पूरे राजस्थान के अंदर 480 में से 415 नंबर लेकर आया और फर्स्ट रैंक रही। आपने देखा होगा आज से 2 दिन पहले 6 तारीख को हमने हमारा एनुअल फंक्शन रखा था, जिसके अंदर 3 बाइक 3 स्कूटी बच्चों को दी थी, जिनका किसी न किसी एग्जाम के अंदर बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट रहा था। इसी शुभकामनाओं के साथ में कि आपका भी बेहतरीन रिजल्ट आए, हम एक बार पूरे डेडिकेशन के साथ में फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए, आपकी सेवा मदद करने के लिए आज पूरी टीम को लेके पहली आज हमारी क्लास केमिस्ट्री से रिगार्डिंग रहेगी। मैं ज़्यादा समय आपका नहीं लूँगा और सबसे पहले हमारी जो टीम है स्पेशली केमिस्ट्री की, उनसे एक एक करके आपको मिलाऊंगा। सबसे पहले मैं चाहूँगा खान सर आए और अपने बारे में बताएं, फिर अपन टॉपिक वाइज डिस्कस करेंगे। जी सर। थैंक यू सर। मैं डॉक्टर शाहनवाज खान, मैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है उसके सारे टॉपिक जो है मैं यहाँ कवर करता हूँ। और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक कॉन्सेप्ट के साथ रटने वाला सब्जेक्ट है
तो दोनों का कॉम्बिनेशन कैसे बैठाया जाता है वो हम और हमारी टीम बैठकर हमेशा ये ध्यान रखते हैं कि बच्चों जो एग्रीकल्चर फील्ड से आ रहे हैं उनको ये समझाएं। और सबसे स्कोरिंग सब्जेक्ट अगर एग्रीकल्चर फील्ड में कोई है, केमिस्ट्री के अंदर स्पेशली बात किया जाए तो वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री CUET हो चाहे जेट हो, अच्छा स्कोर देती है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। आगे मैं मिलाना, थैंक यू सर, आगे मिलाना चाहूँगा मनीष सर से कि आप आइए सर, अपने बारे में बताएं क्या सब्जेक्ट पढ़ाते हैं। जैसा कि मैं वैसे तो मुझे तो सब पता है, जो रॉयल के बच्चे जुड़े हैं उनको भी सबके बारे में जानकारी है, लेकिन मैं आपको इसलिए बताना चाहता हूं कि इस रिजल्ट के पीछे हर सब्जेक्ट की 4-4 फैकल्टी जो मैं बताता रहता हूं वीडियो में, आज मैं आपको मिलाना चाह रहा हूं। जो नए बच्चे उनको पता चले कि इस रिजल्ट के पीछे की जो हमारी मैकेनिज्म है उसके पीछे पूरी टीम किस तरीके से काम करती है। जी सर। थैंक यू सर जी। नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर मनीष रावल फिज़िकल केमिस्ट्री के साथ डील करता हूँ। फिज़िकल केमिस्ट्री के लिए एक धारणा बन चुकी होती है कि मैथमेटिक्स पोर्शन है, गणित का पोर्शन है, उसको करना बहुत मुश्किल है। तो हम कहीं ना कहीं इस तरीके से उसको पढ़ाते हैं कि आपकी मैथ्स भी कवर हो जाए, कैलकुलेशन भी ईजी हो जाए। बाकी इन सब पॉइंट को लेकर के हम आगे के सेशन में चर्चा कर ही रहे हैं। तो थैंक यू सो मच आप सबको जुड़ने के लिए। अब मैं नेक्स्ट चाहूँगा साजिद सर आए और अपने बारे में बताएं। जी सर आइए। गुड इवनिंग सभी स्टूडेंट्स को। मैं साजिद अली जो है मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर यहाँ पे डील करता हूँ। मेरा जो है करीबन 12-13 साल का जो है अनुभव है। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है जिससे बच्चे बहुत सारे जिन्हें परेशान भी रहते हैं और वो चाहते हैं कि इतनी सारी रिएक्शन कैसे करें, तो रॉयल इंस्टीट्यूट के जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो सब ये जानते हैं कि कैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को ईजी बनाना है, कैसे हम लोग जो है उस रिएक्शंस को रटने की बजाय आसान तरीके से याद रख सकते हैं, वो हम लोग यहाँ पर सिखाते हैं। तो हमारी जितनी भी टीम है अपने आप में सब अपने अपने क्षेत्र के अंदर जो है बेस्ट नॉलेज रखने वाली टीम है। और जब हमारे को GL सर जैसे हमारे जो है डायरेक्टर मिलते हैं जो हम लोगों को पूरा यहाँ पे सपोर्ट करते हैं कि आप लोग अपने अपने क्षेत्र के अंदर जितना नॉलेज रखते हैं अपने हिसाब से डील कीजिए, तो एक काम करने का आनंद ही अच्छा आता है। और यही कारण है कि जैसा कि सर ने आपको बताया कि हम लोग ऑल इंडिया के अंदर टॉप रैंकिंग देने में सफल हुए, तो कहीं ना कहीं ये सब टीम वर्क का ही नतीजा है। थैंक यू सर। बहुत बढ़िया सर, थैंक यू। नेक्स्ट मैं चाहूँगा शरद सर आएँ और बताएं आप क्या सब्जेक्ट लेते हैं। गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर शरद शर्मा फिजिकल केमिस्ट्री वाला पार्ट में यहाँ पे कोचिंग में ले रहा हूँ। फिजिकल केमिस्ट्री के सेंस में अपनी माइंड में ये मेंटेलिटी बन चुकी है कि फिजिकल केमिस्ट्री न्यूमेरिकल सेक्शन वाला पार्ट है, तो थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। लेकिन अपने CUET और जेड एग्जाम में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल आते हैं। और अगर जनरली केमिस्ट्री के सेंस में बस फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए और अप्लाई करना वहाँ पे आना चाहिए, तो वो पार्ट अपन इजीली सोल्व कर सकते हैं। और आगे अपन डिस्कस करेंगे कैसे कौन से चैप्टर से कौन से क्वेश्चंस आ रहे हैं, उनके बारे में अपन डिटेल में आगे डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। अब मैं चाहूँगा सुशील सर आए और अपने बारे में बताएं बच्चों को। आइए सर। गुड इवनिंग ऑल स्टूडेंट्स, मैं सुशील शर्मा और फिजिकल केमिस्ट्री में कुछ टॉपिक्स ऐसे मोस्टली अपने मनीष सर हैं, शरद सर हैं, और कुछ टॉपिक्स है फिजिकल केमिस्ट्री के वो डील करते हैं, तो उसी में मैं भी डील करता हूँ। और मोस्टली देखो इन्होंने बता दिया सब कुछ, पर फिजिकल केमिस्ट्री में कुछ क्या होता है, कंसेप्चुअल स्टडी होती है। अब कंसेप्चुअल स्टडी बच्चा क्या है कि जैसे किसी को फॉर्मूला नहीं पता है तो वो किसी भी कंडीशन में उसका आंसर नहीं निकाल पाएगा। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा जहाँ तक कोशिश हो फॉर्मूले को आप याद करें और फॉर्मूले को याद करके अप्लाई करें, तो उसी के साथ में फिजिकल केमिस्ट्री डील की जा सकती है। बहुत ओके, बढ़िया, थैंक यू। अब मैं चाहूँगा तरुण सर आएँ और बताइए सर अपने बारे में। गुड इवनिंग सभी को। और मैं यहाँ पर इनऑर्गेनिक लेता हूँ। इनऑर्गेनिक रटने के साथ याद करने वाला है, तो यहाँ एक से एक बेटर ट्रिक बताई जाती है। थैंक यू सो मच। बहुत बढ़िया। अब मैं चाहूँगा सुनील सर आएँ और बच्चों को बताएं। गुड इवनिंग स्टूडेंट, आई एम मिस्टर सुनील कुमार। देखिए डियर स्टूडेंट, मैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उसको डील करता हूँ, और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए सबसे बेटर है कि आप ट्रिक्स वगैरह है उनको ज़्यादा याद करें, और साथ में जो एक्सेप्शन के रिगार्डिंग क्वेश्चन है, बिना एक्सेप्शन की केमिस्ट्री होती नहीं है ना, ऐसा बोलते हैं अपन, तो वो एक्सेप्शन के रिगार्डिंग जो क्वेश्चन है वो आप ज़्यादा से ज़्यादा डील करें। ओके, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट मैं चाहूँगा VK सर आएँ और बच्चों को बताएं। नमस्ते राजाओ, कैसे हो सभी लोगों का रॉयल इंस्टीट्यूट की तरफ से नमस्कार। मैं VK सर, यहाँ पर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अपन लेते हैं, और मैं हमेशा जैसे क्लास में कहता हूँ कॉन्सेप्चुअल सब्जेक्ट है और फील करने का सब्जेक्ट है। फील करें और पढ़ते रहें, अपना काम हो जाएगा। धन्यवाद। बढ़िया। अब चाहूँगा किशन सर आएँ और बताएं अपने सब्जेक्ट के बारे में। गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, मैं किशन कुमार यहाँ पे सॉइल केमिस्ट्री की क्लासेस लेता हूँ।
सॉइल केमिस्ट्री वैसे सिंपल सब्जेक्ट माना जाता है, लेकिन इस सिंपल सब्जेक्ट को और सिंपलेस्ट कैसे बनाया जा सकता है, कैसे सारे के सारे स्टूडेंट जो 10 के 10 क्वेश्चन आते हैं इसमें जेट में, तो वो कैसे सारे के सारे स्टूडेंट वो 10 क्वेश्चन को अटेंड करें और राइट अटेंड करें और अपना जो मार्क है वो मार्क को बढ़ा पाए, इसके लिए जितना ईजी हो सकता है वो मैं पढ़ाता हूँ। तो मैं जितना भी आगे जो भी रहेगा अपना इंपॉर्टेंट टॉपिक वो आगे आने वाले वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सर। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। एक बार सभी स्टाफ मेंबर्स का रॉयल परिवार के अंदर एक बार सर आप सभी का हार्दिक आभार, क्योंकि बिल्कुल भी टाइम नहीं है। सुबह से लेके शाम तक कंटिन्यू ऑफलाइन बेच जो है उनकी कंटिन्यू जो है क्लासेज लेना, अब लगभग पूरा कंप्लीट कोर्स क्रैश कोर्स का हो गया। दिन भर पढ़ाना, फिर टेस्ट लेना, कंटिन्यू लॉन्ग ईयर के बच्चों के टेस्ट लेना। नए बैच जो लॉन्च कर दिए हमने, 16 तारीख से हमारे सभी बैच नए चालू होंगे, 11, 12 सब तरीके के बैच चल रहे हैं। उसके बाद में भी एक छोटी सी रिक्वेस्ट पे मैंने कहा सर दिन भर में वैसे सब थक जाते हैं, लेकिन फिर भी बच्चों की रिक्वेस्ट है तो पूरे स्टाफ ने कि नहीं इसमें वास्तव में बच्चों का फ़ायदा होगा, तो आप एनर्जेटिक होके हमारे बीच में आए हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। अब अपन मेन मुद्दे पे आते हैं। सीधी सी बात है कि यदि आपको जेईटी का एग्ज़ाम क्रैक करना है तो आप देश की कौन से नंबर की यूनिवर्सिटी में जाओगे, पहले तो ये बता देता हूँ, आप जाओगे 15वें नंबर की यूनिवर्सिटी के अंदर। इससे ऊपर की जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ के लिए आपको सीयूटी का एग्ज़ाम देना होगा। कई बच्चे ये सोच रहे होंगे कि सर रॉयल के अंदर तो सीयूटी की ज़बरदस्त तैयारी करा के और बच्चों को देश की टॉप यूनिवर्सिटीज़ में भेजा जाता है, तो आज स्पेशली जेईटी के लिए क्यों चर्चा हो रही है? ये चर्चा इसलिए हो रही है कि जेईटी का पेपर आपका 7 दिन पहले हो रहा है। अगर आपका पेपर ये अच्छा जाएगा तो कहीं ना कहीं आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा, और ऐसा बच्चा जो कहीं कुछ भी नहीं पढ़ा और अगर वो ईमानदारी से जेईटी का पेपर अच्छा कर लेता है तो कहीं ना कहीं सीयूटी के पेपर में उसको कॉन्फिडेंस मिलेगा। और मैं हर बार कहता हूँ कि यदि एग्ज़ाम से पहले आप में कॉन्फिडेंस फुल फ्लैश है तो कहीं ना कहीं आपके नंबर बढ़ेंगे और बाकी एवरेज बच्चे से आप आगे चले जाओगे। तो आज का हमारा पूरा फोकस केवल जेईटी के सिलेबस में रहेगा। सबसे पहले मैं साजिद सर को बुलाऊंगा, खान सर को बुलाऊंगा, और ये अपने जो टॉपिक्स हैं उनके बारे में बारीकी से बताएंगे आपको कि कौन कौन से टॉपिक से डील करते हैं और उनकी क्या इंपॉर्टेंस है और क्या विशेष ऐसे पॉइंट चैप्टर में कि जिनको बच्चे को विशेष तौर पे ध्यान देना चाहिए। क्योंकि बोलते हैं जैसे लास्ट ईयर बच्चे हर बार पेपर दे के आते हैं, बोलते हैं कि खान सर ने ये लिखवाया था 2022 और सर वही छप गया। तो मैं चाहता हूँ ज़्यादातर चीज़ें आप उस तरीके से बताएं सर, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे अच्छा कर सकें। आइए सर, वेलकम। थैंक यू वेरी मच सर। तो बात करते हैं अपन सिलेबस की, और सिलेबस के हिसाब से जो टॉपिक मेरे पास है उनकी बात करते हैं, और इस बार क्या ट्रेंड रहने वाला है वो समझने की कोशिश करते हैं। जब बेटा एग्ज़ाम देने जाएं तो एक चीज़ हमेशा ध्यान रखें कि जोश तो आप में बहुत है, होश में भी रहिए। तो होश और जोश दोनों का कॉम्बिनेशन रहेगा तो आप बहुत अच्छा कर पाएंगे। और जो जेट का पेपर होता है वो एक्यूरेसी का पेपर होता है, क्योंकि जैसे नीट में देखा जाता है बहुत सिंपल क्वेश्चन आते हैं लेकिन एक्यूरेसी बहुत चाहिए होती है, ऐसे जेट में भी बहुत सिंपल क्वेश्चन आते हैं और एक्यूरेसी बहुत चाहिए। एक्यूरेसी का मतलब, मेरे कहने का मतलब है कि ज़्यादा से ज़्यादा सही करने की कोशिश करें आप, ठीक है। सिलेक्शन के लिए आपको कट ऑफ जो है नॉर्मल चाहिए होती है, लेकिन अच्छे कॉलेज के लिए, अच्छे यूनिवर्सिटी के लिए आपको थोड़ा अच्छा परफॉर्म करना पड़ता है, और केमिस्ट्री उसमें बहुत अच्छा रोल प्ले करती है। मेरे पास जो पहला चैप्टर है वो है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान की मूलभूत अवधारणाएं। पिछले साल इसमें से 6 क्वेश्चन आए थे, सीधे के सीधे 6 क्वेश्चन थे, और जिसमें से 4 क्वेश्चन प्योरली मोल कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन थे। तो क्योंकि सेम यूनिवर्सिटी पेपर बना रही है, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि पिछले पेपर का इन्फ्लुएंस इसमें ज़रूर रहने वाला है। तो आपको पिछले 2 पेपर 2021 और 2022 के पेपर बहुत अच्छे से करने हैं, सबसे पहले तो ये ध्यान रखें। सेकंड ये ध्यान रखना है आपको कि बेसिक कॉन्सेप्ट में से 6 क्वेश्चन आए थे, तो इसका मतलब इसमें से फिर से अच्छे खासे क्वेश्चन आने वाले हैं, तो बहुत अच्छे से करें। मैं स्टार्ट करता हूँ कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो इस बार आने वाली है, वो पॉइंट जो है आप कवर कर सकते हैं। पहली चीज़, एक तो इस बार जो 2021 में आया था 23 में फिर रिपीट हो सकता है, जिसको सिग्निफिकेंट फिगर बोलते हैं, सार्थक अंक, ये जरूर पढ़ के जाएं। 2 नियम, 2 लॉज जो हैं वो आपको पढ़ने हैं। एक गुणित अनुपात का नियम, ठीक है, डाल्टन लॉ जो है उसको आपको पढ़ना है, और दूसरा एवोगाद्रो लॉ, एवोगाद्रो का नियम आपको पढ़ना है। दोनों में से एक नियम अभी मार्केट में चल रहे हैं, मतलब ट्रेंड के अंदर है, तो जो आपको ध्यान रखना है।
थर्ड पॉइंट जो है, मुझे ऐसा लगता है कि औसत भार आजकल बहुत जगह छाया हुआ है। तो औसत भार परमाणु संरचना के अंदर भी है, एटॉमिक स्ट्रक्चर में भी है, जिसको एवरेज एटॉमिक वेट बोलते हैं। उसका बोरोन वाला जो क्वेश्चन है वो आजकल बहुत चल रहा है, तो क्या पता वो आपके पास भी आ जाए। हमने टेस्ट में कई बार दिया है उस क्वेश्चन को जरूर देखें। फाइनली आ जाते हैं मोल कॉन्सेप्ट में। मोल आना तय है, उसके क्वेश्चन आने तय है। उसके क्वेश्चन डिफरेंट टाइप के होते हैं। पिछली बार 4 कैटेगरी में क्वेश्चन आए थे, 4 डिफरेंट टाइप क्वेश्चन आए थे। तो मैं जो मैप बनाता हूँ उस मैप को आप पढ़ें और उसमें से क्वेश्चन देखें कि किस तरीके के क्वेश्चन है। मैंने यूट्यूब पे भी उसकी क्लास ली हुई और आप जो है वो क्लासेस भी ले चुके हैं, तो उसमें से आप देखें। और जो जिन्होंने क्लासेस नहीं लिए, कम से कम मोल कॉन्सेप्ट तो पढ़ के जाएं। मोलरिटी और नॉर्मेलिटी, ये 2 ऐसी चीज़ें हैं जहाँ से क्वेश्चन पिछले 3 साल से आ रहे हैं, तो वापस रिपीट हो सकते हैं मोलरिटी और नॉर्मेलिटी से। ठीक है, तो इसका भी ध्यान रखें, मोलरता और नॉर्मलता पढ़ के जानिए। और आखिरी में जाके मैं कहता हूँ कि मूलानुपाती सूत्र, अणु सूत्र, एम्पेरिकल फार्मूला और मॉलिकुलर फार्मूला, इनके बीच में जो रिलेशन है, मैंने कहा था पिछली बार, यही क्लास है। ठीक है, अगर आप पुरानी क्लास पढ़ी होगी यूट्यूब पे, मैंने कहा था कि पिछली बार नीट में आया था और इस बार जरूर आएगा 2022 के अंदर, तो वो आया क्वेश्चन। और पहली बार नीट ने इंट्रोड्यूस किया था 2021 में। तो इस बार मैं फिर आपसे कह रहा हूं कि सेम टाइप का क्वेश्चन या उससे रिलेटेड क्वेश्चन रिपीट हो सकता है, क्योंकि एक क्वेश्चन जो है या एक कॉन्सेप्ट 3 साल तक चलता है मार्केट के अंदर, तो वो कॉन्सेप्ट 3 साल तक इधर उधर से कहीं से भी आ सकता है। और लास्ट इस लेसन के अंदर जो है, ठीक है, इस लेसन में बहुत सारी चीज़ें मैंने बहुत कंसाइज कर दिया है, बहुत कम कर दिया है। और लास्ट परसेंटेज निकालना, परसेंटेज मास या जिसको प्रतिशत संगठन कहते हैं, वो पिछली बार आईसीआर में भर भर के क्वेश्चन दिए थे, नीट वाले ने दिए, आईआईटी मेंस दे रहा है। मतलब कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस जेट पर भी रहेगा। बहुत छोटी सी चीज़ है, जैसे यूरिया के अंदर नाइट्रोजन का परसेंटेज निकालना, NaOH में सोडियम का परसेंटेज निकालना, तो ये आ सकता है। तो ये आपका फर्स्ट लेसन का कॉम्बो हो गया है। अब इससे बाहर मेरे ख्याल से क्वेश्चन नहीं बनना चाहिए। ठीक है, देन उसके बाद में हम दूसरे चैप्टर की बात करते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर में हिस्ट्री को आप थोड़ा बहुत हल्का फुल्का पढ़ लें, जैसे नीट में अभी हिस्ट्री से क्वेश्चन आया, तो हिस्ट्री से क्वेश्चन हल्का फुल्का आता है, जो कि नहीं भी पढ़ो तो भी बच्चा कर लेता है। लेकिन क्वेश्चन आना स्टार्ट होगा बोर एटॉमिक मॉडल से। इस बार त्रिज्या या वेग का क्वेश्चन या ऊर्जा का क्वेश्चन, तीनों में से एक क्वेश्चन आपको मिलेगा, रेडियस, वेलोसिटी और एनर्जी। बोर एटॉमिक मॉडल को बहुत अच्छे से पढ़े, बोर अवधारणा को बहुत अच्छे से पढ़े। नेक्स्ट उसके बाद करते हैं लाइमन बामर पाश्चन श्रेणी, मतलब स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रा, ये आपको बहुत अच्छे से देखना है। ठीक है, स्पेक्ट्रा डिटेल वाला नहीं पढ़ना है, जैसे आईसीआर में हम डिटेल में पढ़ाते हैं वो नहीं पढ़ना है। सीयूईटी वाला जो है, क्योंकि अब वो रहा नहीं सीयूईटी में चैप्टर, और डिटेल में जो पढ़ा रखा है उसको छोड़ देना है, केवल लाइमन बामर पाश्चन पढ़ना है। देन उसके बाद थोड़ा सा दी ब्रोगली देखें और फिर आ जाइए जान इस लेसन की जो जहाँ बसती है, क्वांटम संख्याएं। तो क्वांटम नंबर आता है, आता रहेगा, और ऐसा पेपर कोई सा भी नहीं है जो बिना क्वांटम के बन जाए। चाहे नीट का ले लो, अभी अभी क्वेश्चन आया है एन और एल में रिलेशन का, तो हमेशा क्वांटम से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। देन पाउली और हुंड, आखिरी में जाते जाते पाउली और हुंड, ये दोनों 3 साल हो गए नहीं आए, बहुत टाइम हो गया, इंतजार खत्म हो गया। इस साल आपको पाउली और हुंड दोनों में से एक जरूर मिलेगा, या हो सकता है दोनों ही मिल जाए। ठीक है, एक और जो मुझे डर है कि नोड हम नहीं पढ़ते हैं, जो है नोड ये समझा जाता है कि थोड़ा हाई फाई चीज़ है या ऐसा है। जेट ने 2018-17 में नोड का क्वेश्चन 1-2 बार दे के छोड़ दिया था, अब उसको हो सकता है याद आ जाए इस बार नोड का। नोड मतलब जहाँ इलेक्ट्रॉन नहीं मिलता, तो वो जरूर देखिएगा। ये आपका हो गया एटॉमिक स्ट्रक्चर। कॉन्फ़िगरेशन मतलब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, हर साल एक आता है, चाहे आप उसको आवर्त सारणी में से समझ लो, चाहे उसको आप परमाणु संरचना में से समझ लो, तो वहाँ से क्वेश्चन आपको मिलेगा। देन उसके बाद में हम बात करते हैं मेरे एक और लेसन की, जिसका नाम है मेटलर्जी, धातुक्रम जिसको बोलते हैं। मेटल जेट के सिलेबस में खाली मेटल के नाम से है वो, बाकी सिलेबस में धातुक्रम के नाम से जाना जाता है। धातुक्रम में इस बार जो है, एक तो अयस्क की जो एनसीईआरटी की टेबल है, या मैंने अयस्क बहुत सारे भी लिखा है और छोटी टेबल भी लिखाई है, तो 18 अयस्क है उसके अंदर, केवल उसको पढ़े और मस्त रहे, उससे बाहर नहीं मिलेगा आपको। वो एनसीईआरटी में भी टेबल दे रखी है। दूसरा आपको जाना है सीधा की सीधा जाग पलावन विधि, फ्लोटेशन मेथड।
ठीक है, 2 साल से नहीं आ रहा है, इस बार जरूर आएगा। पहले तो जेट ने इसको गोद ले रखा था, 10 साल लगातार दिया, 2020 में गैप दिया है और उसके बाद में अब आपको जरूर मिलेगा। तो ये बिल्कुल पक्का है, फ्लोटेशन मेथड आपको मिलने वाला है, पढ़ के जरूर जाना बेटा, ठीक है। नेक्स्ट आपको मिलने वाला है साइनाइड विधि, AGAU की साइनाइड विधि। डिटेल में जेट नहीं जाता, नाम ही काफ़ी है, यहाँ से ये क्वेश्चन शायद डायरेक्ट आपको मिल जाए, AGAU की साइनाइड विधि। देन उसके बाद में वात्या भट्टी, ब्लास्ट फर्नेस, इसके आजकल जो है सारे एग्जाम दीवाने बने हुए हैं, कोई भी ऐसी जगह नहीं है जो वात्या भट्टी से क्वेश्चन नहीं दे रहा है। तो नीट का पुराना क्वेश्चन है, मुझे लगता है कि उसके आने की बहुत उम्मीद है। 2200 केल्विन उसका टेम्परेचर होता है, हाईएस्ट टेम्परेचर, छोटा क्वेश्चन है, आ सकता है, और पूरा वात्या भट्टी को एक बार जरूर देखें। फिर सीधा ही सीधा आ जाए हॉल हेराल्ड विधि। बीच में मैं नहीं कह रहा हूँ आप रीडिंग मारते हुए चले, लेकिन जो फोकस देना आपको हॉल हेराल्ड विधि, जो एल्यूमिना का रिडक्शन है, उसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट और कैथोड एनोड किसके बने हैं ये जरूर देखना। प्यूरिफिकेशन टेक्निक, शुद्धता की जो विधियां हैं, उसके अंदर 2 विधियां आपको पढ़नी है, एक मंडल परिशोधन और एक वाष्प अवस्था परिशोधन। पिछले साल जेट में वहां से मांड विधि आई थी, इस बार वान नार्कल और मंडल परिशोधन आ सकती है, तो उसको देखें। लास्ट में मिश्र धातु है, और एक मिश्र धातु कई दिनों से सब जगह घूम चुकी है और जेट में अभी तक नहीं आई है, नाम है जर्मन सिल्वर। कॉपर, निकल, जिंक, हो सकता है संभावना आपको मिले, 100% आपको मिलेगा। देन उसके बाद में मैं दूसरों को, जी सर, जी जी, ठीक है, क्योंकि जो बच जाएगा फिर अपन उस पर आएंगे, ठीक है। तो अभी बहुत सारे सबका अपना एक्सपीरियंस है, वो बताएंगे आपको। बहुत बढ़िया सर। मैं आपसे लगे हाथ एक आधा क्वेश्चन पूछ लेता हाँ हूँ। सर। आपने वैसे जितने चैप्टर हाथ में लिए उनका एक एक का ऑपरेशन कर दिया है, तो विशेष तौर पे बच्चे इस बात को ध्यान में रखते हुए उन टॉपिक्स को पढ़ेंगे। जैसे आपने जो मैटर बताया उसके अकॉर्डिंग ऐसे कितने के मतलब चैप्टर है जिनमें से न्यूमेरिकल पोर्शन आता है, और क्योंकि हमारे ज़्यादातर एग्रीकल्चर के बच्चे हैं तो कैलकुलेशन पार्ट तो इनका बिल्कुल ही वीक रहता है, तो उन बच्चों को आप क्या गाइड करना चाहोगे? क्योंकि यहाँ 2 तरीके के बच्चे हैं, एक तो वो क्रैश कोर्स के जिन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ रखा, कई जगह ऐसा हुआ होगा जहाँ बच्चे कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन भी नहीं कर पाए होंगे शायद, और अगर किसी ने किया है तो टाइम को देखते हुए लॉन्ग ईयर के बच्चे को क्या कहोगे, क्रैश कोर्स के बच्चे को क्या कहोगे न्यूमेरिकल पोर्शन को देखते हुए? न्यूमेरिकल पोर्शन में बेटा जितना भी फिजिकल केमिस्ट्री का पोर्शन है, भौतिक रसायन जिसको कहते हैं, जिसमें बेसिक केमिस्ट्री पिछली बार 5 क्वेश्चन न्यूमेरिकल थे, लेकिन उनकी जो कैलकुलेशन थी बहुत सिंपल थी। जो बेसिक केमिस्ट्री से न्यूमेरिकल आते हैं उनकी कैलकुलेशन अधिकतर टफ नहीं होती है, एक आधा क्वेश्चन जो होता है वो टफ हो सकता है। एक तो ज़्यादा मैथमेटिशियन बनने की ज़रूरत नहीं है, 4 ऑप्शन बहुत दूर दूर होते हैं, तो आपको जो है रफली जो है वो करना है। जैसे ऊपर 23 लिखा हुआ है, नीचे 5 लिखा हुआ है, तो आप फिर 23 में 5 का भाग लगाने लगाओ, सीधा 5 से काटो, 5 करो उसको, उसके लगभग मतलब 5 से थोड़ा कम आंसर आना चाहिए। अगर ये ट्रिक आपने अपनाई तो आपको फिर दिक्कत नहीं आने वाली है। हमारे एग्रीकल्चर के बच्चे फंसते कहाँ हैं कि बिल्कुल 23 को 5 से काटना शुरू करेंगे और लास्ट तक काटता चले जाएंगे, उसमें टाइम पूरा वेस्ट हो जाता है। तो थोड़ा सा अपने आप को जो है वो रफली कैलकुलेशन जो करते हो आप उसकी प्रैक्टिस करें थोड़ा। दूसरा, जितने भी दूसरे जो है थर्मो लगता है ऐसा है कि बहुत सारे न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चन हैं, लेकिन थर्मो से पिछले 5 साल का एक्सपीरियंस देखा जाए तो न्यूमेरिकल कोई हार्ड नहीं आया और ज़्यादातर थ्योरेटिकल एम्फेसिस रहा है। न्यूमेरिकल वाला अगर मैं पोर्शन मानूं तो 2 पोर्शन है हमारे पास में, एक तो केमिकल आयनिक इक्विलिब्रियम और एसिड बेस, और दूसरा है केमिकल काइनेटिक। ठीक है, फिजिकल जो पढ़ाते हैं वो आपको और अच्छे से बताएंगे, लेकिन मेरे ख्याल से केमिकल काइनेटिक के जो न्यूमेरिकल है उसमें थोड़ा कैलकुलेशन वाला पार्ट रहता है। लेकिन आपके लिए लकी बात ये है कि जो फर्स्ट ऑर्डर में जहां आदमी अटकता है वो पिछले 2 साल से आ रहा है, अब मेरे हिसाब से उनको नहीं देना चाहिए, क्योंकि 2 साल से उन्होंने बहुत भर भर के दे दिया है उसको। तो अब आपको छोटे न्यूमेरिकल और बहुत आसान न्यूमेरिकल मिलेंगे केमिकल काइनेटिक से, या आर्हेनियस इक्वेशन आपको सीधी मिल जाएगी। ठीक है, तो थर्मो से न्यूमेरिकल बहुत कम आते हैं। केमिकल इक्विलिब्रियम, आयनिक इक्विलिब्रियम, एसिड बेस और केमिकल काइनेटिक हल्के फुल्के न्यूमेरिकल आते हैं। और मैंने जेट का जो फिजिकल केमिस्ट्री का सिनारियो देखा है सर, एक न्यूमेरिकल ऐसा होगा जहाँ कैलकुलेशन में फंसेंगे आप। बाकी जिनको मैं कहता हूँ जंडू आम क्वेश्चन, तुरंत लगाओ तुरंत आराम। ठीक है, मतलब फॉर्मूला पुट किया,
आपने वैल्यू पुट की, आपको वैल्यू पुट करना आना चाहिए, मतलब आपको फॉर्मूला अच्छे से पता होना चाहिए कौन सी चीज़ क्या है। अगर आपने पुट किया वो तो आराम से तुरंत आंसर आपको दिखते दिखते आंसर हो जाएगा। जैसे 2021 में दी ब्रोगली का क्वेश्चन आया तो आंसर तुरंत निकल आया कि भैया एम और वी कट गए, बचा एच और एच की वैल्यू उसने दे रखी थी। तो ये बहुत सिंपल न्यूमेरिकल आते हैं, मतलब 2 घंटे में क्या ही आपको पूछेगा, वो बड़े न्यूमेरिकल नहीं देता। एक न्यूमेरिकल फंसाता जरूर है, वो भी कभी कभार। ठीक है बेटा, तो आगे सर आपको बताएं। बहुत बढ़िया सर। एक क्वेश्चन और पूछूंगा, हालांकि लंबा टाइम हो रहा है, बहुत सारे स्टाफ मेंबर्स अभी भी बाकी है, तो मैं यूँ पूछना चाहूँगा कि कई ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने केमिस्ट्री पढ़ी नहीं है और जिनके दिमाग में हमें तो 1 साल तैयारी करनी है, 1 साल तैयारी करनी है। अब अगर मेरे से पूछो कि सर उसको 1 साल तैयारी कराएं या उसको सिलेक्शन कराएं, तो मैं यूँ चाहता हूँ कि उसका सिलेक्शन हो। उसको कहें आप कोई ऐसे चैप्टर्स के नाम बता दो ताकि वो इस वीडियो को देख के, अगर वो एजी बायो थोड़ी उसने पढ़ रखी है केमिस्ट्री में, उन चैप्टर्स के उसका नाम बता दो कि ये चैप्टर अगर वो थोड़ा सा ध्यान दे ले तो डेफिनेटली इतने क्वेश्चन में से निकाल लेगा, जो समझने के कम और याद करने के ज़्यादा है। तो ऐसे बच्चे की वो वीडियो ये वाली अपनी जो लाइव है और काम में आ जाए, अगर ऐसा बच्चा उन चैप्टर्स को पढ़ के अगर निकल जाए तो क्या सर? उनको बताओ सर, उनको ज़रूरत है। देखिए बेटा, अगर आप बहुत आराम से सिलेक्शन चाहते हैं, देखिए 12th में आपने सॉइल केमिस्ट्री पढ़ रखा है, 10 क्वेश्चन आते हैं सॉइल केमिस्ट्री के, 10 में से 8 आप कर ले जाते हैं, तो 8 को उसको अलग कर दीजिए। केमिस्ट्री जो मेन केमिस्ट्री है उसके अंदर जनरली फिजिकल से डर लगता है बच्चों को। फिजिकल में एक चैप्टर पकड़िए जिसमें ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है, वो है एटॉमिक स्ट्रक्चर, परमाणु संरचना, जिससे आपके दूसरे बेस भी क्लियर होंगे। बाकी रटने वाला चैप्टर आपका जो है पीरियोडिक टेबल हो गया, आवर्त सारणी हो गया, केमिकल बॉन्डिंग हो गया, 4 क्वेश्चन देता है केमिकल बॉन्डिंग, तो वो आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं और बहुत सिंपल है। तो केमिकल बॉन्डिंग ये दूसरा चैप्टर हो गया। मेटल से आपको क्वेश्चन मिलते ही मिलते हैं, तो मेटल आप तैयार कर लीजिए, धातु या धातुक्रम जिसको बोलते हैं। सरफेस केमिस्ट्री, पृष्ठीय रसायन, कोलाइड जिसको कहते हैं, एकदम सिंपल। ठीक है, धारा प्रवाह लेसन है, उसको पढ़ लो और रट डालो एग्रीकल्चर की तरह। ठीक है, 3 क्वेश्चन आते हैं, 2 से 3 क्वेश्चन गलत नहीं होंगे, बड़े आराम से, और रिपीट वही क्वेश्चन होते हैं। देन उसके बाद में हम बात करते हैं एस ब्लॉक की। एस ब्लॉक में भी चुनिंदा चीज़ें, जैसे मैं कह दूं कि जो एस ब्लॉक के एलिमेंट है वो नीला रंग देते हैं अमोनिया विलियन में। ठीक है, इस बार आने की उम्मीद बहुत ज़्यादा है। इस तरह के क्वेश्चन वहाँ बहुत मिलेंगे। ज़्यादा उलझना नहीं है, क्रमों में ना उलझे, केवल थ्योरेटिकल। जैसे रंग है, एस ब्लॉक का रंग, सारे रंग याद कर लो आजकल ये, या एस ब्लॉक का प्रकाश विद्युत प्रभाव सीजियम देता है। 3 में से एक क्वेश्चन तो अभी आपको मिल जाएगा इस बार जेट के अंदर। ठीक है, जैसे मैंने बताया ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। डी ब्लॉक में भी जो चीज़ें पुरानी आती है वही चीज़ें आती है। जो बहुत सिंपल लेसन है, ऑक्सीकरण अवस्थाएं याद कर लीजिए, चुंबकीय गुण याद कर लीजिए, रंग याद कर लीजिए और उत्प्रेरकीय प्रवृत्ति याद कर लीजिए। 4 में से 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं, सीधी सीधी बात यह है। ठीक है, उसके बाद में आप जो रिडॉक्स आपको लगता है कि न्यूमेरिकल वाला लेसन है, लेकिन रिडॉक्स जो है ऑक्सीकरण अपचयन, इसके स्टार्टिंग वाले नियम है वो थ्योरेटिकल नियम है। आप उसके उदाहरण याद कर लेंगे तो पिछले 3 साल में देखेंगे केवल उदाहरण आए हैं, इसके अलावा कुछ नहीं आया। वो उदाहरण रटे हुए 5-10 उदाहरण है, रट डालोगे, खत्म हो गई बात। ठीक है, तो बहुत सिंपल है, मतलब 15 से 20 क्वेश्चन लेके जाना। ठीक है, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी कौन सा हो गया, दैनिक जीवन में रसायन, 1 से 2 क्वेश्चन मिलेगा, पॉलीमर 1 से 2 क्वेश्चन मिलेगा, रटने वाले हैं, तो कम से कम 20 तक लेके जाओगे आप। ये सारा ही अगर अटैच कर लोगे तो 20 तक लेके जाओ, 20 और आपके पास में 8 क्वेश्चन या 10 क्वेश्चन सॉइल केमिस्ट्री के, तो ये तो 30 हो गया। ये तो आपको यूनिवर्सिटी ले जाएगा। और जो बच्चे डर रहे हैं, कम से कम सिलेक्शन तो हो ही जाएगा। ठीक है, हाँ जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने गागर में सागर भर दिया और पूरी केमिस्ट्री को लगभग आपने निचोड़ निकाल दिया है। डेफिनेटली बच्चे इसका फ़ायदा उठाएंगे। अब क्योंकि अपने पास समय कम है तो नेक्स्ट मैं मनीष सर को बुलाना चाहूँगा कि मनीष सर आए और अंतिम समय में कुछ टॉपिक डिस्कस करें, कुछ बच्चों को बातें बताएं ताकि वो कॉन्फिडेंस में रहे और बेटर करें। इसके अलावा आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि पुरानी जो पेपर्स की जो कट ऑफ रही है जेईटी की, वो पेपर कैसे आपको अटेम्प्ट करना है, किन विशेष बातों को ध्यान रखना है, लास्ट के
3 से 4 दिन आपको किस हिसाब से अपने प्रिपरेशन को करना चाहिए, मेंटली आपको किस तरीके से फ्री रहना चाहिए, इसके लिए मैं आने वाले 1-2 दिन के बाद में ही आपके लिए एक लाइव सेशन लेके आने वाला हूं कि एग्ज़ाम देते वक्त किन विशेष बातों का ध्यान रखना है और किस तरीके का आपको विशेष अपने दिमाग को सेट करके रखना है। कुल मिला के बिना चिंता के बढ़िया चिंतन करते हुए कैसे आप पेपर दो, इसका वीडियो लेके आने वाला हूँ मैं जल्दी, वो बाद की बात है। अभी हाल फिलहाल सर मनीष सर आपका स्वागत है और प्लीज़ बच्चों को बताइए आप अपने अपने सब्जेक्ट के बारे में, टॉपिक्स के बारे में। थैंक यू सर। बहुत सारे चैप्टर हैं और बहुत सारे टीचर भी हैं, इसलिए मैं कुछ चैप्टर पर ही डिस्कशन करूँगा। सबसे पहले हम लेते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम, रासायनिक साम्य। चूँकि आपके पास जो 3-4 दिन है, मैं उस बच्चे के लिए विशेष बात कर रहा हूँ जो आज जगह है, आज भी जगह है तो वो 4-5 दिन में क्या कर सकता है। तो मैं कहूँगा केमिकल इक्विलिब्रियम उठाओ, वहाँ से साम्यावस्था स्थिरांक और ली शातिल्य का नियम, ये 2 टॉपिक है, उनको आप पकड़ लो। पूरी संभावना है कि ली शातिल्य के नियम से इस बार क्वेश्चन आ जाए। दूसरे चैप्टर पर बनाते हैं आयनिक इक्विलिब्रियम, उसके अंदर विलेयता गुणनफल से क्वेश्चन आने की संभावना है, पर एक छोटा सा टॉपिक है जल का आयनिक गुणनफल। बस जल के आयनिक गुणनफल का मान, उसकी इकाई और उसकी निर्भरता, 3 चीज़ें आप सबको पता है कि जल का आयनिक गुणनफल है H+OH-, उसका जो मान है 25 डिग्री पर पूछा जाए तो वो है 10⁻⁻14, और इकाई की बात करें तो वो है मोल स्क्वायर लीटर-2। प्रभावित करने वाले के कारकों में केवल तापमान है, तापमान बढ़ाने पर KW बढ़ता है। तो इतनी सी जो चीज़ें जो मैंने आपको 1 मिनट में बता दी उसको कवर कर लो। उसके अलावा विलेयता गुणनफल का जो सूत्र है, सवाल पर ज़्यादा मत उलझना, केवल उसका सूत्र बनाना सीख लो। 5 से 10 मिनट का काम है। एक जनरल फॉर्मूला है x की घात x, y की घात y वाला, उसको लर्न कर लो, उसके 5 एग्जाम्पल कर लो, उसके बाद कुछ नहीं जाना है। और आपको लगता है कि नहीं सर हम कुछ और करना चाहते हैं, सवाल वाले पोर्शन में जाना चाहते हैं, तो ऑस्टवाल्ड के 4-5 सूत्र हैं जो शायद यहाँ पढ़ने वाले हर बच्चे को लर्न हो गए होंगे। अब आधी रात को भी उठा के पूछोगे तो वो बता देगा कि वो 4-5 सूत्र कौन से हैं। तो वो जो 4-5 सूत्र हैं वो याद कर लो, इतना सफिशियंट है। तीसरा चैप्टर में बात करते हैं एसिड बेस की, अम्ल क्षार की। तो आप सबको पता होगा कि पिछले कई सालों से 7-8 साल से संयुग्मी अम्ल क्षार वाले जो कॉन्सेप्ट है, अपना जो टॉपिक है, उसी से क्वेश्चन आ रहा है। तो इस बार भी संभावना है कि एक बार फिर से संयुग्मी अम्ल क्षार युग्म का प्रश्न पूछ लिया जाए, पर चूंकि कई सालों से आ रहा है तो ये संभावना भी है कि इस बार नहीं आए। तब क्या किया जाए, तो उसमें से आप उठा लो पीएच को। पीएच का एक छोटा सा सवाल पूछने की पूरी संभावना बन रही है। 2 ही टॉपिक मैंने बताए, संयुग्मी अम्ल क्षार युग्म और पीएच। पर सर हम तो कुछ और करना चाहते हैं क्योंकि ये तो आधे घंटे का भी काम नहीं है, तो आप 10 मिनट और जोड़ो तो आप बफर विलियन को जरूर पढ़ लेना। तो वापस से ध्यान देना, मैं केवल उतना सा बता रहा हूँ जितने प्रश्न वास्तव में आने हैं। यदि अपना रह जाता है तो सारे प्रश्न अपने जो डिस्कस किए उससे ही आएंगे। केमिकल काइनेटिक्स के लिए आपके पास सुशील सर, शरद सर सारे मौजूद है, पर फिर भी मैं थोड़ी सी बात करूंगा। केमिकल काइनेटिक्स में इस बार पूरी संभावना है कि वेग नियम से प्रश्न आए। वेग नियम से आपको कोटि निकालने के लिए कह सकता है, या वेग नियम की सहायता से पूछ सकता है कि सांद्रता को दोगुनी तिगुनी करोगे तो अभिक्रिया के वेग का क्या होगा। उसके बाद प्रथम कोटि के जो सूत्र हैं, वेग स्थिरांक की इकाई है, ये देख लेना। और ज़्यादा जानना चाहते हो तो आरएनएस समीकरण पढ़ लेना थोड़ी सी। कल की आप मैराथन क्लास देखोगे तो काइनेटिक्स को लेकर के लिए मुझे लगता है कि उसके बाहर क्वेश्चन ज़्यादा मुश्किल है जो कल हमने पढ़ा है। लास्ट बात करते हैं थर्मोडायनेमिक्स की। वैसे तो ज़्यादा अच्छे से शरद सर बताएंगे, पर फिर भी मैं बता देना चाहता हूँ थर्मोडायनेमिक्स में डेल्टा एच और डेल्टा ई का जो संबंध है वो पढ़ लेना। डेल्टा जी स्वतः अभिक्रिया को कैसे प्रभावित करता है वो देख लेना। और इससे भी इम्पोर्टेंट इन सब के जो साइन हैं, डेल्टा एच, डेल्टा जी, डेल्टा ई, क्यू, इनके जो चिन्ह हैं उनको जरूर से पढ़ लेना, चिन्ह और इकाइयों को, उससे प्रश्न आ सकता है। सिंपल सा कंसेप्ट मैंने दिया था, जब भी कोई चीज़ बढ़ती है तो उसके लिए प्लस लगाना है, घटती है तो माइनस लगाना है। जिससे हम लोग बात करते हैं कि साहब क्यू का या डेल्टा ई, डेल्टा एच, तीनों का चिन्ह जानना है। ऊष्मा शोषी के लिए क्या होगा, ऊष्मा शोषी, ऊष्मा का शोषण ग्रहण किया, कोई ऊष्मा को ग्रहण करेगा तो बेटा उसकी ऊष्मा बढ़ जाएगी, उसकी ऊर्जा बढ़ जाएगी, ऊर्जा बढ़ गई तो सबका चिन्ह प्लस हो गया। ऊष्माक्षेपी एक्सोथर्मिक, इंग्लिश मीडियम वालों को मैं कहता भी हूँ कि आप लोग मूवी देखने जाते हो तो वहाँ लिखा होता है एग्जिट, एक्स से आप बाहर जा रहे हो, तो यहाँ भी एक्सोथर्मिक का जो एक्स है वो आपको कह रहा है कि ऊर्जा बाहर जा रही है। किसी की ऊर्जा बाहर चली गई तो कम हो गई, कम हो गई तो उसका चिन्ह माइनस हो गया। इसलिए इसको इतना डिस्कस किया कि पूरी संभावना है कि इस बार इससे क्वेश्चन आए। थर्मो के लिए सबसे अच्छी बात जो मैं आपको बता रहा हूँ, पिछले 12 साल में जितना मैंने देखा, एक भी न्यूमेरिकल, एक भी गणितीय सवाल जेट के अंदर नहीं पूछा गया है।
मतलब आप गणित के सारे सवाल थर्मो के छोड़ दोगे तो भी चलेगा। अगर बाकी भी जो मैंने टॉपिक डिस्कस किए उसमें पीएच को छोड़ करके बाकी में आप एक बार सवाल नहीं करोगे तो आपका काम हो जाएगा। पीएच के सवाल जरूर कर देना, पीएच के सवाल बहुत आसान है, इजीली हो जाएंगे। ध्यान देना, पीएच के जो आसान सवाल है उनकी बात कर रहा हूँ मैं, वो जो मिश्रणों की पीएच है वहाँ तक नहीं जाना है, केवल पीएच के जो नॉर्मल सवाल है उनकी चर्चा कर रहे हैं। क्षार की पीएच जरूर से देख लेना। ये एक जनरल मैंने बात कर दी। इतना सा और जोड़ना चाहूँगा कि आपके पेपर में 2-3 जो भी न्यूमेरिकल आते हैं बेटा, लास्ट में उनको सॉल्व करिएगा, क्योंकि होता क्या है कि हम जब न्यूमेरिकल सॉल्व करने लगते हैं तो हम सब भूल जाते हैं, हमारे दिमाग में केवल उसके सॉल्यूशन की तरफ बढ़ने की इच्छा होती है, तो वो आपका बहुत सारा टाइम खराब कर देता है। तो कोशिश करना कि जो भी न्यूमेरिकल हैं उनको आप लास्ट में एक साथ सॉल्व करो, तो जो भी टाइम है उसका सही यूटिलाइजेशन हो जाएगा। और आपको लगता है कि कोई न्यूमेरिकल ज़्यादा टाइम ले रहा है तो उसको छोड़ देने में ज़्यादा भलाई है। थैंक यू सर। बहुत बढ़िया सर, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं जब 12th में पढ़ता था तो हमारे सर थे सुदर्शन सर, मेरे आदर्श मैथ के टीचर थे वो। तो हम पूछते थे, हम एफ सेक्शन में थे, सबसे टॉप वाले सेक्शन का एफ सेक्शन नाम था। तो हम पूछते थे सर इसमें इम्पोर्टेंट क्या है, तो वो बोलते थे जो आपको नहीं आता वो सब इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वो हमारा एफ सेक्शन था। जिसको टॉप करना है, जिसको बेस्ट रैंक लानी है, जिसने पूरी साल तैयारी की है, उसको तो सब कुछ पढ़ना है, रिवीजन करना है, उधर ही दिमाग लगाना है। आज हमारा लाइव लेके आने का मोटो था, सर जो भी स्टाफ मेंबर्स उन बच्चों को कॉन्फिडेंस देने आए हैं जिन बच्चों ने किसी कारणवश पढ़ाई नहीं की या कहीं तैयारी नहीं की, या वो चाहते हैं कि कम से कम टाइम में मैं थोड़ा सा बेस्ट कर लूँ, कहीं ना कहीं अटक जाऊँ। आपको अगर टॉप करना है तो सिस्टमेटिक ढंग से पूरी चीज़ें पढ़नी होगी, प्रॉपर रिविजन करना होगा, लेकिन आपका कहीं ना कहीं हो। इसलिए आपके लिए रामबाण हमारा जो लाइव सेशन हो, इसके लिए सर ने आपको बता दिया, लगभग चीज़ें आपकी क्लियर कर दी। और रही बात न्यूमेरिकल की, तो भी आपने देखा होगा जो भी सर हमारा एनालिसिस करके आपको बता रहे हैं कि एक एक चीज़ का हम ध्यान रख रहे हैं कि पिछले 12 सालों में जेईटी ने क्या किया है, पिछले 4 सालों में क्या किया है, पुराना क्या टेस्ट है, अभी क्या टेस्ट है, कहाँ से न्यूमेरिकल आने के चांसेज हैं, कहाँ से नहीं आने के हैं। ये पूरा सिस्टम जब क्लास में पढ़ाने जाते हैं तो लेके जाते हैं कि वास्तव में बच्चे को कैसे जो है उसको अच्छी यूनिवर्सिटी तक, कॉलेज तक लेके जाना है, तो किन किन चीज़ों का ध्यान रखना होगा। इतना अगर अपन एनालिसिस नहीं करेंगे तो बच्चा यूनिवर्सिटी तक पहुँचेगा नहीं। इसलिए ऐसा बच्चा जो कुछ भी नहीं पढ़ा अभी तक, वो भी अगर ये जो सर बता रहे हैं वो उसको फॉलो कर ले तो काम हो जाए। एक बच्चे ने ये बोला कि सर ट्यूशन की प्रैक्टिस भी करवा दो ना आप, ये तो सिस्टम बता रहे हो, तो बिल्कुल उसने बहुत अच्छा बोला। और मैं बताना चाहूँगा आप सभी को कि आपको क्या करना है, जो हम लोग आपको यहाँ टॉपिक्स बता रहे हैं चैप्टर के, उन टॉपिक्स को थोड़ा सा पढ़ के आना, फिर आप यहाँ हम जो आपको प्रॉब्लम सॉल्व करा रहे हैं अगर उसको करोगे, न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे, तो कहीं ना कहीं आपके जल्दी से समझ में आएगा और हो सकता है इन क्वेश्चंस में से आपको मिल जाए। वैसे लास्ट ईयर हमने जो आपको प्रॉब्लम सॉल्व कराई थी रामबाण क्लास के अंदर, उनमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आपको पेपर में मिल गए थे। इस बार भी हम पूरी उम्मीद करते हैं कि हो सकता है वैल्यू चेंज हो लेकिन कॉन्सेप्ट वही हो। इस तरीके से हमने कोशिश की है कि हमारी ये जो क्लास है वो रहे। सर आपने बहुत अच्छे से एक नए बच्चे को समझाया, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार सर, थैंक यू। अब मैं आगे की कड़ी में जो कहीं ना कहीं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, जिसके लिए यूँ बोलते हैं कि भाई शाम को पढ़ते हैं और सुबह साफ हो जाती है, कुछ भी पता ही नहीं चलता क्या पढ़ा था रात को। तो एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को कैसे हंसी मजाक के अंदर एक बच्चा कवर कर सकता है और अभी भी कम समय में क्या क्या टॉपिक उसको पढ़ के जाना चाहिए, हर चैप्टर के अंदर कौन सी ऐसी रिएक्शंस है जो पढ़नी चाहिए, इन सभी की जानकारी आपको देंगे रॉयल के द्रोणाचार्य हमारे साजिद जी सर। आइए सर, वेलकम, आइए सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। ओके सर। तो प्यारे बच्चों, अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें कि जैसा कि सर ने पहले ही उसका गुणगान किया कि भाई अपन लोग रात को पढ़ते हैं और जो है सुबह वो साफ हो जाती है, तो ये चीज़ जो है अक्सर रहती है और बच्चों को दिक्कत भी रहती है। लेकिन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है अपने आप में जो है विश्व का सबसे आसान सब्जेक्ट है, ऐसा मैं हमेशा बच्चों को क्लास में हिम्मत देता रहता हूँ और बच्चे भी मजाक मजाक में उसको अच्छे से कर लेते हैं। तो ये हमारे रॉयल का एक बहुत ही अच्छा माहौल चलता है कि बच्चे जो है हंसते खेलते केमिस्ट्री से खेलना सीख जाते हैं, क्योंकि खेलने की जो शुरुआत है हमारे खान सर उनको करवाते हैं और केमिस्ट्री को कैसे आसान बनाना है वहाँ से खान सर शुरुआत करते हैं और फिर पीछे मैं आकर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को चूर्ण बनवा देता हूँ और बच्चों को मज़ा आ जाता है। अच्छा, तो अब मैं आप लोगों के लिए ज़्यादा समय नहीं लूँगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर 10 क्वेश्चन का इसका वेटेज रहता है जेट के हिसाब से अगर बात किए तो, और उसके अंदर अगर हम लोगों को ये टेंशन रहे कि सर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर कम से कम अगर मैं पढ़ूँ और 3-4 दिन के अंदर मैं अच्छे से नंबर ला पाऊँ, तो आपको बता देता हूँ आप 3 चैप्टर पे विशेष फोकस कर लीजिए। एक आप पढ़ लीजिए GOC जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एक पॉलीमर यानी बहुलक,
और तीसरा आप पढ़ लीजिए केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, दैनिक जीवन में रसायन। तीनों ही चैप्टर जो है आपको कम से कम 5 क्वेश्चन 6 क्वेश्चन तक दे सकते हैं, तो ये इजी भी रहेंगे और आप लोग आराम से कर पाएंगे। जैसे सबसे पहले जीओसी की बात करें तो इसके अंदर हमारे को 5 स्थायित्व, 5 स्टेबिलिटी और उससे रिलेटेड क्वेश्चन अपन को देखने को मिलते हैं। जैसे कि हम बात करते हैं कार्बोकेटायन यानी कार्ब धनायन का स्थायित्व, कार्ब एनायन यानी कार्ब ऋणायन और मुक्त मूलक यानी फ्री रेडिकल, साथ में अम्लीय सामर्थ्य और क्षारीय सामर्थ्य यानी एसिडिक एंड बेसिक स्ट्रेंथ। इस पे आप एक फोकस कर लीजिए। रिएक्शन मैकेनिज्म के क्वेश्चन में 2 जो है हमारे सेक्शन ऐसे हैं जहां से क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछते हैं, वो है SN1 SN2 नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, और दूसरा ESR यानी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन। यहां से कमांड जो है अच्छे से कर लेंगे। जीओसी के बाद अगर बात करें तो पॉलीमर एक क्वेश्चन फिक्स है, दैनिक जीवन में रसायन एक क्वेश्चन फिक्स है। यहां से सिंपल क्वेश्चन आते हैं कि किसका बहुलक क्या है, एकलक क्या है, बहुलक क्या है, यहां से क्वेश्चन मिलता है। और औषधि, कृत्रिमधुरक और साथ में हमको मिलता है परिरक्षक यानी कि भोजन में। तो यहाँ से बच्चों अपन लोगों को ये सेक्शन मिलता है जो 5 से 6 क्वेश्चन देता है। यूँ कहने को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नेम रिएक्शन ऐसी होती है जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं सबसे ज़्यादा। तो नेम रिएक्शन बहुत सारी है, उनमें से जो आप अच्छे से पढ़ पाए लास्ट टाइम में मैं कहना चाहूँगा आप उतना ही कवर करें, क्योंकि जो मैंने 3 चैप्टर बोले हैं जीओसी, पॉलीमर और केमिस्ट्री लैब, इनका सेक्शन आप लोग अच्छे से कर लीजिए। और नेम रिएक्शन जो आप अच्छे से पढ़ सके वो तो आपको जेईटी के अंदर 8 से 9 क्वेश्चन जो मैंने ये 4 चीज़ें बोली उनसे ही आपको मिल जाएंगे। तो इतना ही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर मैं आपको बताना चाहूँगा जो लास्ट में बच्चा अच्छे ढंग से कर सकता है। तो ये आप जरूर करके जाइए और डेफिनेटली क्वेश्चन आपको मिलेंगे, ये मैं आपको गारंटी देता हूँ। ओके बच्चों, थैंक यू सो मच। जी सर, बहुत बढ़िया सर। मैं बता देना चाहूँगा कि सर पूरी साल जब बच्चों को, जो लॉन्ग ईयर का बच्चा रहता है उसको इतना धीरे धीरे करके चीज़ें बिल्कुल क्लियर करके पढ़ाते हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री उनको बिल्कुल यूँ सिंपल लगने लग जाती है। वैसे तो ओवरऑल पूरी केमिस्ट्री कर लेते हैं बच्चे, लेकिन क्योंकि ऑर्गेनिक एक अलग ही गणित है इसलिए इसको भी सर बहुत हंसी मजाक में करवा देते हैं कंप्लीट। और अभी जो सर ने आपको टॉपिक्स बताए हैं उनका वास्तव में आप विशेष तौर के ध्यान दोगे और थोड़ा 19-20 भी पढ़ के जाओगे तो कहीं ना कहीं आपको बेनिफिट्स होंगे। अब मैं बुलाना चाहूँगा हमारे शरद सर को, वो आए और बच्चों को गाइड करें, अपने टॉपिक्स के बारे में बताएं कि बच्चे कैसे बेस्ट कर सकते हैं। और स्पेशली जो बच्चे साल भर से पढ़ रहे हैं उन बच्चों के लिए भी आप लोग बताएं कि भाई क्योंकि कई बार कहते हैं कि एग्ज़ाम के अंदर 2 तरह के नुकसान होते हैं, वो अगले वीडियो में भी डिस्कस करेंगे कि ओवर कॉन्फिडेंस और लो कॉन्फिडेंस। तो कई बार साल भर बच्चे तैयारी करते हैं और उनको लगता है यार केमिस्ट्री तो आप समझ गए पूरी और आराम से कर देंगे, लेकिन मुझे लगता है कहीं ना कहीं एग्जाम से पहले शायद रिवीजन की भी ज़रूरत पड़ती है। आप लोग ज़्यादा बेटर बता पाएंगे, तो एक बार सर आप ज़रूर बताएं, एक नए बच्चे को ध्यान में रखते हुए भी और लास्ट में एक साल भर से तैयारी जो बच्चा कर रहा है उसको ध्यान में रखते हुए आप बच्चों को गाइड करें। थैंक यू सर। हेलो स्टूडेंट्स, वैसे तो आपको मनीष सर ने, खान सर ने फिजिकल केमिस्ट्री के बारे में काफ़ी कुछ बता दिया है, फिजिकल केमिस्ट्री के बारे में काफ़ी कुछ बता दिया है, लेकिन फिर भी मैं कुछ टॉपिक जो यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ फिजिकल केमिस्ट्री के सेंस में, जैसे केमिकल काइनेटिक्स की बात करूँ मैं यहाँ पे, तो केमिकल काइनेटिक्स के सेंस में कई बार क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है कि रेट कांस्टेंट की इकाई क्या होती है। वेग स्थिरांक के सेंस में सिंपल सा क्वेश्चन होता है, एक फॉर्मूला याद करना होता है, एन वैल्यू वहाँ पे पुट करते हैं और अपन वहाँ पे वेग स्थिरांक की इकाई निकाल लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन कई बार यहाँ पे केमिकल काइनेटिक्स के सेंस में देखना चाहें तो ताप का प्रभाव पूछ लिया जाता है, और ताप के प्रभाव के सेंस में अपन ताप गुणांक की बात कर सकते हैं, आर्यनीय समीकरण की बात कर सकते हैं, और कई बार बोल देता है कि जैसे 10 डिग्री सेंटीग्रेड ताप दे रखा हो और 50 डिग्री कर दिया जाए तो कितनी अभिक्रिया के वेग स्थिरांक में कितनी वृद्धि होगी, वेग कितना गुना बढ़ जाएगा, वहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तीसरा अगर मैं बात करूँ केमिकल काइनेटिक्स के सेंस में अगर बात करना चाहें तो 0 कोटि और प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए समाकलित और अवकलित वेग समीकरण, और साथ ही अपन बात करना चाहें यहाँ पे अर्ध आयु काल की बात भी कर ली जाती है। और आप सभी को पता होगा प्रथम कोटि के सेंस में तो आप के का जो अपना फॉर्मूला देखते हैं समाकलित वेग समीकरण, वहाँ से न्यूमेरिकल बनने के चांसेस रहते हैं, तो वो भी आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि 80% पूर्ण होने के लिए कुछ समय दे रखा होता है और 90% पूर्ण होने के लिए कितना समय लगेगा वो पूछ लिया जाता है, तो वो भी आपको वहाँ पे पता होना चाहिए। ठीक है, और अगर केमिकल काइनेटिक्स में एक टॉपिक और देखना चाहें अपन यहाँ पे, तो जैसा कि मनीष सर ने भी बताया आपको कि वेग नियम से रिलेटेड कि 2 गुना कर दिया जाए तो अभिक्रिया का वेग कितना बढ़ेगा, और इसके सेंस में ही आपको पूछ लिया जाए कि अभिक्रिया की कोटि कितनी होगी, वो क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है। दूसरा टॉपिक मैं लेना चाहूँ यहाँ पे थर्मोकेमिस्ट्री थर्मोडायनेमिक्स के सेंस में, तो
तो एक टॉपिक जो आपके पूछ लिया जाता है यहाँ पे गहन और विस्तीर्ण गुणधर्म के सेंस में भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, वो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट अगर मैं बात करना चाहूँ यहाँ पे गिब्स मुक्त ऊर्जा और एंट्रोपी, इनके सेंस में भी कई सारे क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं कि अगर पूछ ले स्वतः प्रक्रम कब होगा, अस्वतः कब होगा, साम्यावस्था कब होती है उसके सेंस में, और जी का एक फॉर्मूला जो अपन देख लेते हैं केसी के सेंस में, वो फॉर्मूला भी आपको पता होना चाहिए। एंट्रोपी कब बढ़ रही है और कब घट रही है, ये वाला क्वेश्चन भी यहाँ पे पूछ लिया जाता है। और साथ ही बात करें अपन यहाँ पे जैसे न्यूमेरिकल मनीष सर ने बताया कि न्यूमेरिकल कम पूछे जाते हैं, लेकिन गणितीय रूप कई सारे पूछ लिए जाते हैं, जैसे डेल्टा एच और डेल्टा ई में क्या रिलेशन होता है, वो क्वेश्चन भी यहाँ पे पूछ लिया जाता है, तो वो भी आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। और लास्ट अगर देखना चाहे अपन यहाँ पे उष्मागतिकी का प्रथम नियम, द्वितीय नियम और तृतीय नियम, केवल स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। जैसे अपन बोलते हैं उष्मागतिकी का प्रथम नियम ऊर्जा संरक्षण से संबंधित होता है, तो थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। गणितीय रूप क्या होता है उसका वो पता होना चाहिए। द्वितीय नियम एंट्रोपी के सेंस में अपन बोल देते हैं कि ब्रह्मांड की एंट्रोपी बढ़ रही है, तो द्वितीय नियम के सेंस में देख लेते हैं। और तृतीय नियम के सेंस में अपन बोल देते हैं कि क्रिस्टलीय पदार्थों के लिए परम शून्य ताप पर एंट्रोपी का मान 0 होता है, तो वो वाला क्वेश्चन भी कई बार पूछ लिया जाता है। और लास्ट में न्यूमेरिकल सेक्शन कम पूछा जाता है, लेकिन मैथमेटिकल जो रिलेशन होते हैं वो आपको यहाँ पे पता होने चाहिए। इसके बाद में मनीष सर ने आपको बताया है यहाँ पे इक्विलिब्रियम के सेंस में आयनिक साम्यावस्था, रासायनिक साम्यावस्था और एसिड बेस के सेंस में अगर देखना चाहें तो इंपॉर्टेंट टॉपिक ली चैटेलियर प्रिंसिपल, ला सैतालियर का नियम। दूसरा मनीष सर ने बताया केसी केपी रिलेशन, जो आपको अच्छी तरह पता होना चाहिए। तीसरा जल का आयनिक गुणनफल, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर के सेंस में अगर बोलना चाहें वो क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। और केएसपी और विलेयता के सेंस में जो रिलेशन पूछ लिए जाते हैं वो आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। और लास्ट अगर एसिड बेस के सेंस में पीएच का पता होना चाहिए, बफर सॉल्यूशन, बफर विलियन क्या होते हैं वो आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। और जल अपघटन और जल अपघटन स्थिरांक और जल अपघटन की मात्रा में रिलेशन क्या होता है वो आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। ये फिजिकल केमिस्ट्री का पार्ट जो आपके इंपॉर्टेंट कुछ एग्जाम के दृष्टिकोण से देखा जाए तो वो पूछा जाता है, ये आप सभी को पता होना चाहिए। बहुत बढ़िया, शॉर्ट में आपने बहुत अच्छे से बच्चों को गाइड किया सर, बहुत बहुत आभार आपका। अब मैं आपको पता होगा केमिस्ट्री के अंदर आपके टोटल 40 क्वेश्चन आने वाले हैं। एक क्वेश्चन आपका 4 नंबर का है, जिसके अंदर अगर मैं बात करता हूँ जेईटी के सिलेबस की, तो ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल, सॉइल, सबके अराउंड 10-10 क्वेश्चन है, 40 क्वेश्चन है। सॉइल केमिस्ट्री में अपने आप में वेटेज है, और स्पेशली वो बच्चे जो 12th पास आउट हुए हैं अभी करंट में, उन्होंने सॉइल केमिस्ट्री पूरा पढ़ा है। तो हमारे किशन जी सर, क्योंकि बाकी सर को सब जानते हो, तो मैं किशन सर से चाहूँगा कि आप अपना एक बार पुनः बच्चों को इंट्रोडक्शन दें कि आपने कहाँ से क्या क्या पढ़ाई कर रखी है और किस तरीके से आप सब्जेक्ट को लेते हो, और बाद में कैसे बच्चा जो है आपके 10 में से 10 क्वेश्चन पूरे सही करके आए, उनकी पूरी आप डिटेल में इनको जानकारी दो सर। पूरा टाइम है आपके पास, आराम से बताएं सर। थैंक यू सर। एक बार सभी स्टूडेंट को वापस गुड इवनिंग। तो मेरा नाम किशन कुमार है। मैंने अपनी बीएससी एग्रीकल्चर आरसी एमपीयूटी उदयपुर से की 2016 से 2020 तक। 2019 में मैंने जेआरएफ की तैयारी शुरू की। जैसा कि सब एग्रीकल्चर के स्टूडेंट हैं, आपको पता होगा कि बीएससी के बाद एमएससी के लिए आपको आईसीआर पीजी की तैयारी करनी होती है। तो आईसीआर पीजी की तैयारी की, और आईसीआर पीजी जो मेरा सब्जेक्ट था वो था सॉइल साइंस एंड एग्रीकल्चर केमिस्ट्री। और सॉइल साइंस एग्रीकल्चर केमिस्ट्री में जो आईसीआर का जो पीजी का एग्जाम होता है उसमें मेरी ऑल ओवर 9th रैंक थी, और मुझे बीएचयू बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी सॉइल साइंस के लिए मिला। बीएचयू से मैंने अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन की सॉइल साइंस में, और अभी मैं एसआरएफ से वापस आरसी एमपीयूटी में आया हूँ। मैं अपनी पीएचडी कर रहा हूँ, अभी फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट हूँ पीएचडी। तो ये तो मेरा एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था। उसके बाद अपन बात कर रहे हैं जो अपना मेन आज का उद्देश्य है लाइव सेशन का, कि अपन कैसे सब मिलकर ये जो 10 क्वेश्चन है सॉइल केमिस्ट्री के, सभी स्टूडेंट के एकदम सही हो। क्योंकि ये 10 क्वेश्चन ऐसा माना जाता है कि अपन 11th-12th यदि अच्छे से पढ़िए और 12th की केमिस्ट्री की बुक अच्छे से पढ़िए, तो 12th की केमिस्ट्री के बुक से 5 से 6 क्वेश्चन डायरेक्टली पूछे जाते हैं जेईटी के एग्जाम में। तो जेईटी के एग्जाम में वो जो अपने 6 क्वेश्चन आते हैं वो शुरू के 6 चैप्टर के अंदर से आते हैं, और वो चैप्टर वाइज अपन डिस्कस करेंगे कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहले अपन पेडोलॉजी की बात करें कि सॉइल फॉर्मेशन कैसे होता है। रॉक्स एंड मिनरल्स की बात करें तो रॉक्स का क्लासिफिकेशन एक बार आप अच्छे से देख लीजिए। रॉक्स के क्लासिफिकेशन में आपने 3 टाइप की रॉक्स पढ़ी होगी। इग्नियस रॉक जो आग्नेय चट्टानें बोलते हैं हिंदी के बच्चे, इसके अलावा आपकी जो सेडिमेंट्री रॉक है अवसादी चट्टानें, और उसके अलावा मेटामॉर्फिक रॉक। इनके आपको कुछ भी नहीं याद रखना, इनके एक बार डेफिनेशन देख लेनी है, और इसके एग्जाम्पल में भी आपको मेटामॉर्फिक रॉक के एग्जाम्पल देखने हैं कि मेटामॉर्फिक रॉक किस रॉक से बनी है, कौन सी सेडिमेंट्री और कौन सी इग्नियस रॉक से बनी है। अब इग्नियस रॉक जो 2 टाइप की होती है उसके बारे में आपको एक बार उसकी डेफिनेशन देख लेनी है कि जो आंतरिक जो आग्नेय होती है और बाह्य आग्नेय होती है, इसकी सिंपल सी डेफिनेशन देखनी है।
फिर अपन खनिज के बारे में आते हैं, तो खनिज में प्राथमिक खनिज कौन सा है, द्वितीयक खनिज कौन सा है, इनके बारे में भी एक बार आपको इसके एग्जाम्पल देख लेने। प्राथमिक और द्वितीयक के बाद में भारी खनिज कौन से और हल्के खनिज कौन से हैं, तो उनकी स्पेसिफिक ग्रेविटी के अकॉर्डिंग, विशिष्ट घनत्व के अकॉर्डिंग कि 2.85 से कम है तो वो हल्के हैं और 2.85 से ज़्यादा है तो वो भारी है। इनके एग्जाम्पल के साथ आपको याद करने। अपन बात करते हैं बाद में अपक्षय की। तो अपक्षय के बारे में, वेदरिंग के बारे में बहुत बार जो केमिकल वेदरिंग है, केमिकल में भी जो हाइड्रोलाइसिस जिसको जल अपघटन कहते हैं, जल अपघटन के बारे में एक बार आप बिल्कुल अच्छे से पढ़ लीजिए कि जल अपघटन एक सबसे मुख्य केमिकल वेदरिंग की प्रोसेस है और इसमें कौन कौन से और केमिकल वेदरिंग है, जैसे आपका ऑक्सीकरण हो गया, अपचयन हो गया, इसके अलावा आपका कार्बोनीकरण हो गया और ये जो हाइड्रेशन हो गया, ये सब चीज़ें हैं, ये एक बार आपको याद करनी है। चलो इसके अलावा अपन बात करते हैं, तो एक बार आप टर्म्स जितनी भी है, जैसे कि आप ये जो आप हाइड्रेशन एंड हाइड्रोलाइसिस में बहुत बार कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे, तो इन टर्म के बारे में भी आपको ध्यान रखना। हाइड्रेशन का मतलब होता है H2O मॉलिक्यूल का जोड़ना और हाइड्रोलाइसिस का मतलब H2O मॉलिक्यूल का टूट के नया केमिकल बनाना। अब आगे बात करते हैं अपन कि जो अपना वेदरिंग पोर्शन हो गया, वेदरिंग के बाद सोइल फॉर्मेशन। सोइल फॉर्मेशन में सोइल फॉर्मेशन की प्रोसेस में आपको जितने भी प्रोसेस है वो 1 to 1 आपको सारी की सारी प्रोसेस याद करनी है। सोइल प्रोसेस से भी ज़्यादा मैं यदि आप स्टूडेंट बताना चाहूँ तो सोइल प्रोसेस से भी इंपॉर्टेंट है सोइल फॉर्मिंग फैक्टर्स। 5 फैक्टर्स है। 5 फैक्टर में आपने 2 टाइप में बांट रखा है जोफे ने 1949 में। तो एक्टिव फैक्टर कौन से, सक्रिय कारक, एंड पैसिव फैक्टर कौन से, निष्क्रिय कारक। इनके बारे में एक बार आप पढ़ के चले गए तो एक क्वेश्चन आपको जेड के एग्जाम में आपको जरूर मिलेगा, एक्टिव एंड पैसिव में। सेकंड चैप्टर की बात करूं तो सेकंड चैप्टर आपका सोइल ऑर्गेनिक मैटर का है। ऑर्गेनिक मैटर में आपको ह्यूमस बिल्कुल ध्यान रखना है और ह्यूमस की CEC धनायन विनिमय क्षमता, कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी पूरे के पूरे सोइल कोलॉइड में सबसे ज्यादा होती है। तो बहुत बार डायरेक्टली क्वेश्चन आएगा कि विच सोइल कोलॉइड हैव मैक्सिमम CEC धनायन विनिमय क्षमता सबसे ज्यादा किसकी है, तो आपको वहां पे ह्यूमस याद रखना। अब ये क्वेश्चन आपको कंफ्यूज करने के लिए हो सकता है ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक, कार्बनिक और अकार्बनिक कोलॉइड के रूप में पूछ ले। तो यदि अकार्बनिक कोलॉइड पूछे तो आपको वहां पे वर्मिकुलाइट करना है। अब आगे अपन बढ़ते हैं सोइल कोलॉइड में। तो सोइल कोलॉइड में जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका बनता है वो बनता है क्लासिफिकेशन से कि वर्गीकरण सोइल कोलॉइड का कैसे किया गया। तो आपको वहां पे इनऑर्गेनिक में याद रखना है, ऑर्गेनिक में। ऑर्गेनिक में सिर्फ एक एग्जांपल है ह्यूमस, और इनऑर्गेनिक में आपको वापस याद रखना है 1:1 टाइप, 1:1 जिसमें आप केओलिनाइट पढ़ते हैं, 2:1 वापस 2 टाइप के होते हैं, फैलने वाले और नहीं फैलने वाले। इसमें आपको इलाइट, मॉन्टमोरिलोनाइट और वर्मिकुलाइट के बारे में पढ़ना है। उसके अलावा आपको पढ़ना है 2:1:1, 2:1:1 जिसका आपका उदाहरण है क्लोराइड। तो ये जब आप पढ़ लेंगे तो इसमें से आपको ज़्यादा इसके अंदर नहीं पढ़ना है, डेप्थ में नहीं पढ़ना है, आपको सिर्फ इससे एग्जाम्पल याद रखने हैं और एग्जाम्पल डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है। अब इन जितने भी मैंने नाम लिए, जितने भी कॉलॉइड्स है उनकी आपको CEC धनायन विनिमय क्षमता याद रखनी है। धनायन विनिमय क्षमता की इकाई जो है वो इकाई भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो इकाई भी आपको दोनों इकाई मिलीक्यूलेंट पर 100 ग्राम एंड सेंटीमोल पर kg, ये दोनों आपको याद रखनी है। आगे यदि अपन और चैप्टर की बात करें तो अगला चैप्टर होता है अपना सोइल रिएक्शन। सोइल रिएक्शन में आपको सोइल के जो 3 टाइप की रिएक्शन है, एसिडिक, न्यूट्रल एंड बेसिक रिएक्शन, वो आपको पढ़नी है। हाइड्रोजन कंसंट्रेशन का कैसे इफेक्ट पड़ता है सोइल की रिएक्शन पर और सोइल रिएक्शन की डेफिनेशन क्या है। अब इसमें जो बेसिक अपना क्वेश्चन बनता है वो बनता है कि यदि सोइल रिएक्शन एसिडिक होगी तो कौन सा माइक्रोब्स या फिर कौन सा सूक्ष्म जीव आपका डोमिनेंट रहेगा, और सोइल रिएक्शन आपकी बेसिक हो जाती है, एल्कलाइन हो जाती है, तो कौन सा माइक्रोब आपका डोमिनेंट रहेगा। तो मैं एक लाइन में बताना चाहूँ तो एसिडिक रिएक्शन के अंदर आपका जो फंगस होता है, कवक, वो डोमिनेंट रहता है। न्यूट्रल जो कंडीशन होती है उसके अंदर आपका बैक्टीरिया डोमिनेंट रहता है, और जो आपका यदि एल्कलाइन या अपना सैलाइन कंडीशन आ गई है तो वहां पे आपका एक्टिनोमाइसीटीज जो है वो आपका एक्टिव रहेगा। इसके अलावा जो मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में पिछले जितने भी क्वेश्चन पेपर देखे उसमें से देखेंगे सोइल पीएच का सोइल के न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी पे क्या फर्क पड़ेगा। तो सोइल के न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी, जैसा कि अपन सारा एग्रीकल्चर पढ़ रहे हैं और एग्रीकल्चर फार्मर पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं, तो न्यूट्रिएंट कौन सा अवेलेबल रहेगा एसिडिक सोइल में, न्यूट्रल सोइल में और बेसिक सोइल में। न्यूट्रल सोइल जो होती है उदासीन, उसमें सारे न्यूट्रिएंट अपने अवेलेबल रहते हैं, लेकिन एसिडिक सोइल में आपका मॉलिब्डेनम एंड बोरॉन के अलावा सारे न्यूट्रिएंट अवेलेबल रहते हैं। लेकिन मॉलिब्डेनम, बोरॉन जो है ये दोनों ही आपके बेसिक जो रिएक्शन रहेगी जिसका pH 7 से अबव रहेगा वहां पे ये डोमिनेंट रहते हैं। तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा अपन मिनरल वाले एक टॉपिक में बात करें तो एसेंशियल मिनरल जितने भी है आपके, एसेंशियल मिनरल जो आपके सोइल के अंदर मेन सोर्सेज है, लाइक टॉर्मिलाइन आपका बोरॉन के लिए, हेमेटाइट आपका आयरन के लिए, यदि आप ओलिवाइन पढ़ेंगे तो मॉलिब्डेनम के लिए, आप जिप्सम पढ़ेंगे कैल्शियम के लिए, डोलोमाइट कैल्शियम एंड मैग्नीशियम के लिए, ऑर्गेनिक मैटर आप देखेंगे तो नाइट्रोजन एंड जो सल्फर है इसका मेन सोर्स रहता है सोइल के अंदर। तो ये भी आपको एक बार याद करके जाना है। अब आगे बात करते हैं अपन, तो आगे अपन बात करेंगे आयन एक्सचेंज के बारे में। आयन एक्सचेंज बहुत इंपॉर्टेंट है। आयन एक्सचेंज में 2 टाइप के एक्सचेंज है,
कैटायन एक्सचेंज एंड एनायन एक्सचेंज। आपको एनायन एक्सचेंज एक बार नहीं भी देखे तो चलेगा, लेकिन कैटायन एक्सचेंज नहीं छोड़ना है। कैटायन एक्सचेंज की मैकेनिज्म क्या है और कैटायन एक्सचेंज कौन से कॉलॉइड का, कौन से सोइल पार्टिकल का कितना होता है, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। फिर आपका ब्लैक सोइल सबसे इंपॉर्टेंट आता है। ब्लैक सोइल में आपको याद रखना है BVM, ब्लैक सोइल वर्टिसोल से रिलेटेड करती है और इसमें मोनोपोलाइट जो क्ले है वो डोमिनेंट रहता है। आगे अपन बात करते हैं तो सोइल कॉलॉइड के अंदर जो अपन ने डिफरेंस जितने भी डिफरेंट टाइप के पढ़े, तो सेक्सी ऑक्साइड जो है उसका एक्यूमुलेशन लेटराइजेशन प्रोसेस में होता है, लेकिन सिलिका जो है उसका एक्यूमुलेशन आपके पोर्टोलाइजेशन में होता है। ये भी आपको बिल्कुल एक बार ध्यान से देखना है। फिर अपन आगे बात करते हैं, यहाँ अपन जहाँ अपन बात करेंगे वो है अप्लाइड सोइल केमिस्ट्री की। यहाँ बात आएगी आपकी जितनी भी टाइप की सोइल है जो प्रॉब्लमेटिक सोइल हो गई है, लाइक एसिडिक सोइल, सैलाइन अल्कलाइन सोइल एंड एल्कली सोइल जो होती है, वहां से क्वेश्चन आएंगे और सिर्फ डेफिनेशन पूछेंगे कि जो अपनी एसिडिक सोइल होती है उसका pH 7 से बिलो हो जाता है। अब बात करते हैं अपन प्रॉब्लमेटिक सोइल में, जो बेसिक नेचर की सोइल है वो 3 टाइप की है। पहली आपकी एल्कली सोइल, एल्कली सोइल में pH जो है वो 8.5 से अबव हो जाता है। इसके अलावा आपको EC एंड ESP जो है एक्सचेंजेबल सोडियम परसेंटेज, ये भी आपको याद रखना है। EC की आपको जो यूनिट है यूनिट याद रखनी है, डेसीसाइमन पर मीटर या मिलीमोल्स पर सेंटीमीटर, ये दोनों आप याद रखेंगे। और उसका जो क्राइटेरिया वैल्यू फिक्स की गई है वो है 4, तो 4 डेसीसाइमन से अबव है तो सैलाइन सोइल है जिसको अपन लवणीय मृदाएं कहते हैं, और 4 डेसीसाइमन से यदि बिलो है तो वो अपनी सोइल जो है एल्कली सोइल है जिसको अपन क्षारीय मृदाएं कहते हैं। अब यहाँ अपन बात करते हैं यदि अपनी एल्कली या फिर सैलाइन सोइल हो गई है तो इसके रिक्लेमेशन के लिए कौन सा अपन केमिकल यूज लेते हैं। तो अमेंडमेंट के लिए अपन एल्कली सोइल के अंदर जिप्सम यूज लेते हैं। यदि अपनी सैलाइन सोइल है तो अपन कोई केमिकल यूज नहीं लेंगे, वहां पे अपन लीचिंग करवा देंगे। लीचिंग हिंदी वाले बच्चों के लिए बता दें निक्सालन, कि आप जितने भी सॉल्ट एक्यूमुलेट हो गए हैं सोइल सरफेस पे उसको डिजोल्व करके आपको लोअर सरफेस में या फिर बिलो जो सरफेस के ले जाना है, लोअर प्रोफाइल में ले जाना है। इसके अलावा यदि एसिडिक सोइल है तो आपको लाइम यूज करना है, तो लाइम का यदि एप्लीकेशन करेंगे तो अपनी एसिडिक सोइल जो है वो रिक्लेम हो जाएगी। ओके स्टूडेंट, इसके अलावा अपन जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसमें आता है फर्टिलाइजर के। तो फर्टिलाइजर और मैन्यूर के अंदर आपको कुछ नहीं करना है, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम के बारे में आपको याद रखना है। उसके अलावा आपको बायो फर्टिलाइजर याद रखने हैं। बायो फर्टिलाइजर के अलावा आपको राइजोबियम के बारे में याद करना है। तो ये अपना मेन जितना भी था सोइल केमिस्ट्री के लिए, एग्रीकल्चर केमिस्ट्री के लिए पोर्शन था। थैंक यू सर। बहुत बढ़िया सर, बहुत अच्छे से आपने एक तरीके से बच्चों को सोइल ही पढ़ा दी है। और मुझे पूरा विश्वास है कि अगर बच्चा ये पूरा पढ़ने के बाद में कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस अगर लगा लेगा तो डेफिनेटली 10 में से 10 सही करके आएगा। और क्योंकि जो 12वीं का बच्चा है सोइल अभी पढ़ा है वो 100% कर भी सकता है। जो अगला मैं आपके पास लाइव सेशन लेके आऊँगा उसके अंदर आपको ये बताऊँगा कि गवर्नमेंट कॉलेज में जाने के लिए कितनी कट ऑफ चाहिए, टॉप करने के लिए क्या कट ऑफ चाहिए, लमसम। हालांकि ये कट ऑफ जो है वो डिपेंड करती है पेपर के ऊपर, फिर भी अपन एक बार एनालिसिस करके बताएंगे कि पिछले 4 साल का अगर पेपर का लेवल देखें उसके अकॉर्डिंग क्या रही है, ताकि आपको ये आइडिया हो जाए कि मुझे गवर्नमेंट में जाना है तो क्या कुछ करके आना होगा, और अगर मुझे टॉप करना है तो आपको फिर किस तरीके से पेपर को अटेम्प्ट करना होगा। सब चीज़ें अपन नई वीडियो में देखेंगे। एक बार हम मेरी अपने रॉयल की पूरी टीम को बुलाना चाहूँगा मंच पे, एक बार सभी आएँ और बच्चों को ऑल द बेस्ट बोले। और कुछ विशेष पॉइंट जो आपको लास्ट में अगर बताना चाहते हो तो आप लोग ज़रूर बताएं। एक एक करके सर आए। सबसे पहले वो सर आए जो अभी तक आए ही नहीं है, सुशील सर आए एक बार, और बच्चों को ऑल द बेस्ट भी बोले। कुछ विशेष बात आपको लगे तो बताएं, क्योंकि मैंने जैसा हर बार कहा है कि यहाँ पे एक ही सर नहीं है, हर सब्जेक्ट के आपको 3 से 4 सर मिलेंगे। तो पर्टिकुलर जो है ओवरऑल कोर्स अपन जो है मैनेज कर चुके हैं इसके अंदर, तो सभी सर ने इंपॉर्टेंट चीज़ें बता दी है, तो वही कॉमन आनी है। फिर भी कोई चीज़ अगर छूट गई है तो सर अपने आप ध्यान में रखते हुए उन पॉइंट्स को बच्चों को बताएं और बच्चों को उनके उज्जवल भविष्य की और उज्जवल पेपर की आप कामना करें। आइए सर, वेलकम। थैंक यू सर। मैं फिर से गुड इवनिंग सभी बच्चों को। और जैसा कि मोस्टली टॉपिक्स हैं वो सभी जो मेरे साथी टीचर्स हैं सभी ने डिस्कस कर लिए, लेकिन एक बार मैं बताना चाहता हूँ कि कई बार बच्चे मेरे को क्लासरूम में भी ये पूछते रहते हैं कि सर एक भी ऑप्शन अपने को नहीं पता लगे। तो बेटा देखो, मैथ्स की प्रोबेबिलिटी भी ये कहती है कि यदि चारों ऑप्शन आपको नहीं आ रहे हैं इसका मतलब आपके राइट होने के चांसेस है वो 25% है, और 75% है वो आपके रॉन्ग होने के चांसेस है। तो ऐसे क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट ना करें। यदि आपको 2 ऑप्शन रॉन्ग मिल गए कि ये 2 तो रॉन्ग है, इन दोनों का आंसर नहीं है,
इसका मतलब अब प्रोबेबिलिटी बनती है प्रायिकता कितनी, 50% की, मतलब 50% आपका राइट होगा और 50% आपका रॉन्ग होगा। तो ऐसी सिचुएशन आ जाए तो आप 50% वाली सिचुएशन में तो उस क्वेश्चन को करें, अदरवाइज चारों के चारों ऑप्शन आपको नज़र नहीं आ रहे हैं तो ऐसे क्वेश्चन में मेरी राय में ये रहता है कि उस क्वेश्चन को आप छोड़ें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। नेगेटिव मार्किंग से बचें किसी भी एग्जाम्स में। दूसरी बात, लगभग टॉपिक्स सर ने कवर कर दिए, लेकिन एक जो छोटा सा टॉपिक है रेडॉक्स के 3 टॉपिक मैं आपको बताऊंगा, ओनली 3 टॉपिक, जिसमें मोस्टली लास्ट के 10 ईयर्स से मैं देख रहा हूँ तो वहाँ से क्वेश्चन बन रहा है। एक तो आता है अपने पास में ऑक्सीकरण अंक, जिसको ऑक्सीडेशन नंबर बोलते हैं, वहाँ मोस्टली एक क्वेश्चन अपने को मिलता है। दूसरा आता है ये ऑक्सीकारक और अपचायक, तो बार बार ऑक्सीडेंट, रिडक्टेंट, ऑक्सीकारक, अपचायक, तो यहाँ से एक बार दूसरा टॉपिक ये देख ले। और तीसरा टॉपिक जो अपने पास में आता है तो वहाँ पर जो इसमें अभिक्रियाओं के 4 प्रकार चलते हैं, इसमें हम बात करते हैं योगात्मक, वियोजन, प्रतिस्थापन और असमानुपातन। तो मोस्टली यदि एक क्वेश्चन बनता है अभिक्रियाओं से तो वो असमानुपातन का जरूर बनता है, बाकी 3 में से बहुत ही कम केसेज में क्वेश्चन बनते हैं। तो इस टॉपिक को भी आप देख लीजिएगा। आप सभी को एग्जाम्स के लिए बहुत बहुत बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सर। ओके, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। अब मैं तरुण सर से चाहूँगा कि सर आप आएँ और अपने व्यूज़ दें। आइए तरुण सर, वेलकम। गुड इवनिंग सभी को एक बार फिर से। तो अपने मेनली बात करूँ मैं प्रोडिक्टेबल की, तो 4 चीज़ें पढ़नी है अपन को। एक तो अपन को देखना है यहाँ पर IUPAC नाम, और उसके बाद आयनन ऊर्जा को देख के जाना है, इलेक्ट्रॉन बंधुता और विद्युत ऋणता को। इसके बाद बॉन्डिंग में संकरण को देखना अच्छे से, आकृति वाला फैक्टर देख के जाना है अपन को, और MOT तो करके ही जाना है, वहाँ से आने के पूरे चांस रहेंगे, ठीक है। इसके बाद बात करूँ तो दिद्रो आगुण को लास्ट बार भी था, इस बार थोड़ा देख के जाए। और इसके बाद यदि अपन D ब्लॉक की बात करें तो अनुचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय, कौन सा रंगीन, कौन सा रंगहीन, और इसके बाद देखना अपन को चुंबकीय आघूर्ण। तो ऑल द बेस्ट एग्जाम के लिए। बहुत बढ़िया सर, आपने शॉर्ट में बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो है हर चैप्टर की वो बताए हैं। अब मैं चाहूँगा सुनील सर आएँ और अपने व्यूज़ दें बच्चों को पर्टिकुलर टॉपिक्स के अंदर। बहुत बढ़िया सर। देखिए डियर स्टूडेंट, पूरे साल आपने मेहनत की है तो अपनी मेहनत पे पूरा बिलीव करें और जोश के साथ में जो आपने पढ़ा है उस पर पूरा बिलीव रखते हुए तैयारी को आगे से आगे कंटिन्यू रखें और हार्ड वर्क करें। आपने जितनी मेहनत की है उसका आपको पूरा परिणाम मिलेगा। और साथ में जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अपने टॉपिक्स हैं उन पे ज़्यादा से ज़्यादा कमांड बनाए, जैसा कि सर ने बता दिया आपको कौन कौन से पॉइंट आपको क्लियर करने। पीरियोडिक टेबल में मेनली आपको IUPAC के अलावा 4 पॉइंट आपको मेनली प्रिपेयर करने होते हैं, उनमें रेडियस, EA, EN और IP है ना, ये आपको मेनली पढ़ने ना। और इसके अलावा D ब्लॉक एलिमेंट्स है, उसमें पर्टिकुलर आपको सबसे पहले अनपेड इलेक्ट्रॉन निकालने आने चाहिए, उसी के ऊपर आगे की चीज़ें बेस्ट हैं। तो आप अनपेड इलेक्ट्रॉन निकालना सीखे, उससे आप जनरली मैग्नेटिक कैरेक्टर के अलावा आप ये बता पाएंगे कि मैग्नेटिक मोमेंट का वैल्यू कितना है ना। और इसके अलावा कलर जो है, कलर से रिलेटेड क्वेश्चन पढ़े। और साथ में आपके जो मेन 2 कंपाउंड दिए गए हैं, एक KMnO4 और K2Cr2O7 ना, उनको विशेष तौर से पढ़े ना। और जैसा कि बहुत बढ़िया सर, बहुत ही बढ़िया, आपने अच्छे से बच्चों को बता दिए हैं। नेक्स्ट मैं चाहूँगा कि VK सर आएँ और अपने विचार रखें। VK सर जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री देखते हैं। आइए सर। बहुत बढ़िया। नमस्ते बच्चों, कैसे हो। देखो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जैसे मैं हमेशा कहता हूँ बहुत छोटी सी है, और अगर आप चाहो तो 2-4 दिन में 10 पेज में या 15 पेज में पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को आप निपटा सकते हो। क्या करना है उसका तरीका बता दूँ। जैसे तुम्हें ध्यान रखना है, जितने भी नेम रिएक्शन है उन सबको एक साथ लिख लो। पहला पॉइंट, आधा काम तो वहीं से खत्म हो जाएगा। दूसरा, सारे ऑक्सीकरण एक साथ लिख दो, ऑक्सीडेशन। सारे अपचयन एक साथ लिख लो, रिडक्शन। एक दूसरे के उल्टे होते हैं, उनमें कुछ स्पेशल रिएक्शंस मिलेगी, जैसे कॉपर 300 की देख ली, PCC की देख ली, PDC की देख ली। उसके अलावा क्वथनांक के सारे क्वेश्चन एक साथ कर लो। और 3 ही अपने क्वथनांक में आते हैं, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री का। तो तीनों ही जगह अपने को ध्यान रखना 1 डिग्री का ज़्यादा होगा। अगर तुक्का भी कभी लगाओ तो 1 डिग्री क्वथनांक में ज़्यादा कर देना। फिर गलनांक के क्वेश्चन एक साथ कर लो, अम्लीयता एक साथ कर दो, क्षारीयता एक साथ कर लो। ग्रिग्नाइट रिएजेंट की जितनी भी रिएक्शन एनसीईआरटी उनको एक साथ लिख लो। एल्डिहाइड कीटोन की एक साथ लिख ली। ऐसे करके नाइट्रीकरण सारे एक साथ लिख लिए, फ्रीडलक्राफ्ट एक साथ लिख लिए। और हर रिएक्शन का एक की पॉइंट होता है, उसको पकड़ लो बस। जैसे फ्रीडलक्राफ्ट ने आपको सब पता एल्यूमिनियम, तो ऐसे ट्रिक बना लो कि एल्यूमिनियम चोर है,
हेलोजन को खाएगा, पीछे वाले पे प्लस लगाएगा। तो प्लस का ध्यान रखना, रीअरेंजमेंट करा और चिपका दिया, इतने से काम करने, छोटे छोटे की पॉइंट। बाकी बायोमोलिक्यूल, पॉलीमर और केमिस्ट्री एवरेडे लाइफ पढ़ोगे तो वहाँ पर एनसीईआरटी में स्पेशली कुछ वर्ड्स को हाईलाइट ही कर रखा है, तो उनको देख के चले जाना, उतने में तुम्हारा काम हो जाएगा। धन्यवाद, मिलते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे से सर ने समझा दिया। अब जो सर पहले आए थे खान सर, उनको एक बार पुनः आपको ऑल द बेस्ट के लिए बुलाऊंगा और कुछ बातें और वो आपसे शेयर करना चाहते हैं, तो वेलकम सर, आइए। बहुत अच्छा सेशन रहा और सबने जो है बहुत इम्पोर्टेंट बातें बताई। अब फाइनल कंक्लूज़न ले लेते हैं और सबकी भावनाओं को मैं कंक्लूड कर देता हूं और कंक्लूड करके 2 पॉइंट बताता हूं, मैक्सिमम 3 या 2 पॉइंट। हर चैप्टर में से 2 या 3 पॉइंट इनको तो पढ़ के ही जाना है, उसके बाद में आपका जितना टाइम हो वो पढ़ें। फिर से बता रहा हूँ, बेसिक केमिस्ट्री में से पहला लेसन जो है मोल कॉन्सेप्ट पढ़ के जाना है और परसेंटेज कंपोजिशन, प्रतिशत संगठन और मोल पढ़ के जाना है। दूसरा एटॉमिक स्ट्रक्चर, बोर पढ़ के जाना है और क्वांटम नंबर पढ़ के जाना है, ये दोनों पढ़ के जाने। उसके अलावा आपकी इच्छा है पीरियोडिक टेबल जो है उसके अंदर में IUPAC नोमेनक्लेचर पढ़ के जाना है और रेडियस, त्रिज्या, ये पढ़ के जाना है। आयनन विभव थोड़ा बहुत देख सकते हैं, बाकी तो देखना ही है। बाकी इतना सारा डिस्कशन किया है, जो बिल्कुल ही आलसी और वो ये सोच रहा है कि तो उसके लिए 3-4 पॉइंट बिल्कुल लास्ट, जिसको कहें कि ये आने की पॉसिबिलिटी सबसे ज़्यादा है, उसकी बात कर रहे हैं। केमिकल बॉन्डिंग, केमिकल बॉन्डिंग में ऑक्टेट रूल, अष्टक नियम और संकरण, और लास्ट में जाके MOT की बात कर ले या द्विध्रुव आघूर्ण की बात कर ले, और श्रद्धा हो तो चारों कर ले और नहीं श्रद्धा हो तो हाइब्रिडाइजेशन, संकरण और अष्टक नियम तो पढ़ के ही जाना बेटा। इन दोनों में से पक्का क्वेश्चन मिलेंगे। CF3, जिनोन का संकरण और SF4, इन तीनों में से एक जरूर संकरण मिलेगा, इनको तो छोड़ के ही मत जाना। चलिए केमिकल इक्विलिब्रियम में बात कर ले, रेडॉक्स की बात कर लेते हैं। रेडॉक्स के अंदर आपको स्टार्टिंग में जो ऑक्सीजन के ऑक्सीडेशन नंबर है वो आपको मिलेगा, वो आपको देखना है। एक जो है हाइड्रोजन के ऑक्सीडेशन नंबर, हाइड्रोजन का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो आपको देख के जाने हैं, और कुछ कॉम्प्लेक्स है उनके ऑक्सीडेशन नंबर देख के जाने हैं। तो इनमें से आपको क्वेश्चन मिलने की पॉसिबिलिटी है। और रेडॉक्स के जो यूजेस हैं, और एक असमानुपातन क्रिया, ठीक है, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन क्लोरीन की, फास्फोरस की और सल्फर की, ये मार्केट में बहुत चल रही है और आजकल सभी एग्जाम में आ रही है, तो इसको देख के जाना है। केमिकल इक्विलिब्रियम फाइनली कंक्लूड कर लेते हैं। केपी कैसी रिलेशन और ला सेतेले का नियम, ये दोनों पढ़ जाओगे, काम बन जाएगा इससे, ठीक है। आयनिक इक्विलिब्रियम की बात करें, पीएच आना तय है, मतलब पीएच से अटैच कुछ भी चीज़ आनी जो है आप पॉसिबिलिटी है वहाँ से। देन आगे चलते हैं अपन, लुईस एसिड बेस मत छोड़ के जाना, आज इस साल मार्केट में धनाधन चल रहा है ये वाली चीज़, तो लुईस एसिड जरूर पढ़ के जाना। बफर आ सकता है, पढ़ सकते हो। केपी कैसी रिलेशन सर ने बाकी डिस्कशन कर दिया है। केमिकल काइनेटिक, 2 चीज़ें कि सांद्रता को दुगना तिगना कर दिया जाए तो वेग क्या हो जाएगा, मतलब आप कंसंट्रेशन को डबल ट्रिपल करोगे, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के साथ क्या रिलेशन है वो जरूर देख के जाना। और जो पीछे आर्रीनियस इक्वेशन है, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन तो पिछले 2-3 साल से आ रही है, तो आर्रीनियस इक्वेशन और उसका ग्राफ और उसका स्लोप ये जरूर देखना। और अगर मिड में बात करें, हाफ लाइफ जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर फर्स्ट नंबर पे केमिकल काइनेटिक को रखूंगा तो हाफ लाइफ इस बार, ठीक है। आ जाइए थर्मो के अंदर डेल्टा H डेल्टा E का रिलेशन, एक रुद्धोष प्रक्रम, ठीक है, उसको देख लेना, एक समतापिक को देख लेना। और शुरुआत में जो अपन गहन गुण, इंटेंसिव प्रॉपर्टी और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, गहन गुण, विस्तरणीय गुण, ये इससे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत सारे हैं। एक हैश का नियम पिछले 6 साल पहले आया था, उससे न्यूमेरिकल भी नहीं आए हैं, और हैश अब मार्केट में वापस आ गया है, तो हैश आपको मिलेगा दोबारा। आ जाइए कोलाइड में सीधा हार्डी-सुल्ज रूल, हार्डी-सुल्ज का नियम जरूर पढ़ के जाना, बहुत क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और दूसरा पेप्टिकरण पिछली बार आया था, बेडी कार्क विधि इस बार आएगी, आने की उम्मीद है। और कोलाइड के उपयोग जरूर पढ़ के जाना, 3 क्वेश्चन ये। मेटल में मैं डिस्कशन कर चुका हूँ, देख लीजिएगा स्टार्टिंग में बड़ा डिटेल में। एस ब्लॉक, अमोनिया के साथ रिलेशन और बायोलॉजिकल यूजेस, मैग्नीशियम और इनके जो कैल्शियम, इनके बायोलॉजिकल यूजेस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको जरूर देखिएगा। हर साल एक नाम जरूर आता है, या तो NaOH का आ जाएगा, या CaCO3 का आ जाएगा, या धावन सोडा आ जाएगा, या वॉशिंग सोडा, या
खाने का सोडा, उसको जरूर देख लेना आप। डी ब्लॉक में तरुण सर बता चुके हैं, अनुचुंबकीय प्रवृत्ति, रंग, ये दोनों तो आता ही आता है। उत्प्रेरकीय गुण, 5 उत्प्रेरकीय रिएक्शनें दे रखी, कौन कौन से कैटलिस्ट काम आते हैं उनको जरूर देखिएगा, ठीक है। उसके बाद में आ जाते हैं अपन, मेरे ख्याल से जेट खत्म हो गया है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सर ने डिटेल में बता दी है, तो फाइनल कंक्लूजन ये था। थैंक यू वेरी मच, ठीक है। इनको करके जाओगे बहुत फ़ायदा मिलेगा आपको, ठीक है। ऑल द बेस्ट सर। बहुत बढ़िया, थैंक यू सर। इसके अलावा वो BCEC से रिगार्डिंग बच्चा पूछ रहे हैं, इस क्लास के बाद में अराउंड 10 बजे के आसपास BCEC से रिगार्डिंग मैं आपको उसके फॉर्म से रिगार्डिंग, सिलेबस से रिगार्डिंग, कौन कौन बच्चे फॉर्म भर सकते हैं, क्या उसकी फ़ी है और क्या रॉयल इंस्टीट्यूट का BCEC में लास्ट ईयर रिजल्ट रहा है, इन सब का एक वीडियो आपको लगभग 10 से 10:30 बजे के बीच में आज अवेलेबल करवा दूंगा। अंत में हमारी पूरी टीम की ओर से आप सभी को आने वाले जो भी आपके एग्ज़ाम्स हैं उनके लिए आपको हार्दिक शुभकामनाएं। और आगे की जो हमारी क्लास है वो प्रियंका मैम लेगी, क्योंकि मैराथन क्लास चल रही है। और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि हमारी जो भी क्लासेज हो रही है अभी, आप उनको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारी पूरी टीम मिलके ये कोशिश करेगी कि आप अच्छी से अच्छी रैंक लेके आओ। एक बार मैं पूरी टीम से चाहूँगा आए और एक साथ सबको बेस्ट ऑफ लक बोले। बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू। ओके, थैंक यू।